शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम वैसे तो कंट्रोल अकाउंट्स और कंट्रोल अकाउंट्स रिकंसिलिएशंस कर रहे थे, लेकिन अभी बीच में मुझे जो है वो ये टेस्ट डिस्कस करना था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का। आई वेटेड फॉर अ कपल ऑफ डेज फॉर एवरीबडी टू रिस्पॉन्ड, लेकिन मुझे सिर्फ एक मोहसिन का और आज एक उस्मान का मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी आई हैव नो आइडिया व्हाई द अदर स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इवन वो लोग जो कि सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। आज मैं आप लोगों से एक और चीज शेयर करना चाहूंगी। फ्राइडे को हम लोग की मीटिंग हुई थी सारी टीचर्स की, और इसमें हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता लगी, और ये बात पता लगी कि पहली बात तो ये कि इंट्रो टू अकाउंटिंग का रिजल्ट पिछले 2-3 अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा खराब आ रहा है, ठीक है। और वो सिर्फ हमारा ही नहीं आ रहा, वो पूरे ओवरऑल आईकैप का जो पासिंग रेशियो है वही बहुत लो है। तो इस दफा का जो पासिंग रेशियो है पिछले दफा से नो डाउट ज्यादा है। टोटल सीए के जितने भी जिन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर दिया था, उन सब बच्चों में से टोटल 30% ने जो है वो क्लियर किया, रिमेनिंग 70% फेल्ड। ये मैं आपको आईकैप के स्टेटिस्टिक्स बता रही हूँ। और हमारा जो है सॉरी ये तो मेरा था 30%, आई थिंक इट्स आवर परसेंटेज, इट्स आवर पासिंग परसेंटेज। पैक के जितने भी स्टूडेंट्स थे रेगुलर प्लस आई थिंक ऑनलाइन एज वेल, उनमें से सिर्फ 30% बच्चों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग क्लियर किया, बाकी सब क्या हुए, फेल हुए। आई कैप का रिजल्ट आई थिंक इट वाज 26% के पूरे सारे जितने भी बच्चे 100% बच्चों ने जिन्होंने भी इंट्रो टू अकाउंटिंग दिया हुआ था, पैक के, प्राइवेट स्टूडेंट्स, दूसरे इंस्टीट्यूट के, उन सब के मिला के सिर्फ और सिर्फ 26% पास। तो उससे हमें ये बात का आइडिया हो रहा था कि फॉर सम रीजन वल्लाह आलम इंट्रो टू अकाउंटिंग का पता नहीं क्या वजह है कि इसमें बच्चे ज्यादा पास नहीं हो पाते, ठीक है। अब उसके बाद एक और हमने एनालिसिस किया हुआ था, और वो ये किया हुआ था, पेपर थोड़ा टेक्निकल होता है, बिल्कुल टेक्निकल होता है। और इसलिए भी ऑब्वियसली एक बात जो समझ में आती है थोड़ी बहुत, वो ये आती है कि जी ज्यादातर बच्चे जो इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली दफा इंट्रो पढ़नी होती है, राइट। उन्होंने पहले जिंदगी में कभी इसको उठाया नहीं होता। अब सिचुएशन ये है कि ये ना आपके बोर्ड का एग्जाम है, ना आपका ये बीकॉम है, ये क्या है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पेपर है, प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है, एंड दिस इज बाउंड टू बी अ बिट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट इज वेल। तो बच्चे शायद उस लेवल को समझ नहीं पाते हैं। इंट्रो टू अकाउंटिंग को नो डाउट मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे लाइटली भी ले रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसका एक और हमने एनालिसिस किया, और वो ये, उससे हमें पता लगा कि वो बच्चे जो कि 80% से ज्यादा क्लासेस को अटेंड जिन्होंने किया था, रेगुलर जो थे, उनका पासिंग रेशियो वो 70 to 80%। बात समझ आ रही है आपको कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में लेट्स से 50 बच्चे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको रेगुलर के बारे में बात करूं, अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे थे और उनमें से फॉर एग्जाम्पल अगर 30 ऐसे बच्चे थे जो कि रेगुलर थे, तो 30 बच्चों में से 70 to 80% बच्चे पास। यानी कि अगर आपकी अटेंडेंस आपकी है क्लास के अंदर 30 में से फिर कितने बनते हैं, 3 7 27 बच्चे, राइट। 27 या 28 बच्चे दे पास, ठीक है। अब्दुल्ला कनेक्शन का मसला आ रहा है। हाँ जी, मेरे हाथ से कनेक्ट हो गया। नहीं, ओके।
जी, तो मैं ये बात कह रही थी डिस्कनेक्ट करने से पहले कि हमने जो एनालिसिस किया, ये बात करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम 10-15 मिनट इस बारे में डिस्कस कर लें तो हो सकता है जो बच्चे इतना ज्यादा सीरियस नहीं है वो इसको सीरियसली लेना शुरू कर दें, और आपको लेना भी चाहिए, ठीक है। तो अटेंडेंस जिनकी रेगुलर है उसमें हमने देखा कि 70 to 80% पासिंग रेशियो था। इसके अलावा वो बच्चे जो टेस्ट देते हैं और ऐसे देते हैं, पूरी पक्की तैयारी करके देते हैं, नेचुरली सी बात है अगर आपकी तैयारी होगी तो आपके अबव 50% मार्क्स क्यों नहीं आने, राइट। अब टेस्ट में तो आपका सिर्फ एक चैप्टर स्पेसिफिक होता है, टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, उसमें आपको सारे टॉपिक्स को इकट्ठा तो तैयार करना नहीं होता कि उसमें बंदा बोले कि चलो ठीक है एक टॉपिक की ठीक नहीं हुई दूसरी टॉपिक की ठीक होगी, राइट। हाँ, वो ऑब्वियसली मतलब एक मीडियोकर लेवल, मीडियम टू हार्ड लेवल के मैं एग्जाम टेस्ट पेपर्स बनाती हूँ, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने क्लासेस ठीक से अटेंड की भी होंगी, रिवीजन ठीक से की होगी, तो आपके 50% मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। तो हमने एक और चीज ये देखी, वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिए थे और ऐसे दिए थे कि वो 60% या उससे ज्यादा टेस्ट में उन्होंने पास किया था अपने जो टेस्ट थे, जितने भी उन्होंने टेस्ट दिए, जितने भी टेस्ट हमने रखे थे उनमें उन्होंने 60% या उनसे ज्यादा टेस्ट की तादाद जो थी उनको क्लियर किया था, पास किया था। तो हम लोगों ने उसमें भी देखा, उसमें भी रेशियो 70 to 80% में आता है। यानी कि मैं अगर अपनी क्लास की बात करूं तो मेरी क्लास में जो रेगुलर बच्चे थे, रेगुलर और जिन्होंने टेस्ट दिए और उन टेस्ट में वो आधे से ज्यादा टेस्टों में उन्होंने पास किया था टेस्ट को, तो उनका भी पासिंग रेशियो 70 to 80% था। तो इस बात को देखने के बाद हमने ये चीज डिराइव की कि अगर इस तरह से हो जाए कि अगर हमारे स्टूडेंट्स हमारे सिस्टम पे और ज्यादा रिलाय करना शुरू कर दें, बिकॉज दिस टेस्टिंग का सिस्टम, क्लास लेने का सिस्टम इज नो डाउट वेरी स्ट्रांग अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपका ये इस सिस्टम को अगर आप फुल्ली यूटिलाइज करते हो, इसको अगर आप यूज करते हो अपने बेनिफिट के लिए, तो हमारा जो ये पासिंग रेशियो था 30% का, दिस वुड इंक्रीज टू 70 to 80%, 70 to 80%, राइट। तो अब इंट्रो टू अकाउंटिंग इज अ टेक्निकल टॉपिक, इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, राइट, क्योंकि उसका हम रिजल्ट से भी देख रहे हैं, रिजल्ट इट्स वेरी अलार्मिंग एक्चुअली। काफी डर लगने लगता है रिजल्ट को देख के कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर पता लगता है कि अच्छा इसलिए हो रहा है बिकॉज द स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस इनफ। बाकी जो कैफ 1 के लेवल के जो बाकी जो पेपर्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया और आपका बी लॉ वगैरह, बीएमबीएस हो गया, उसका फिर भी रेशियोज बेहतर थे। रीजन उसका ये था कि उसमें नेचर उन सब्जेक्ट की ऐसी है कि चलो अगर आप अटेंडेंस नहीं भी करते, थ्योरी है समझ में आ जाएगा, लेकिन इंट्रो टू अकाउंटिंग में अगर आपको कॉन्सेप्ट आते भी हैं और अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की, क्लासेस में जो हम छोटी मोटी बातें डिस्कस करते हैं, जो थोड़े ट्विस्टेड से सवाल हम अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपने वो नहीं किया, अगर आपको अकाउंटिंग आती भी होगी, तो आपका क्या मसला पड़ेगा, ये मसला पड़ेगा कि आप आईकैप के एग्जाम्स को सही से समझ नहीं सकेंगे, क्वेश्चंस को सही से समझ नहीं सकेंगे। एज अ रिजल्ट आपको अगर लगता भी होगा कि आपको अकाउंटिंग आती है और ये तो बिल्कुल हलवा चीज है, पीस ऑफ केक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा फिर आपके लिए, ठीक है। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, अटेंडेंस आप काउंट करता है, लेकिन बच्चे देखो ये तो अल्लाह ताला भी कहता है ना कि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपको उसका सिला मिलना है, राइट। अगर आप अपनी तरफ से हार्डवर्क करते हो, अपनी तरफ से यू गिव इट योर बेस्ट, सारे टेस्ट भी दिए, प्रॉपरली क्लासेस भी अटेंड की, उसको लाइटली भी इतना नहीं लिया कि हो जाएगा, तो क्यों नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से तो इंशाल्लाह रिवॉर्ड आपको मिलेगा, राइट। तो इस तरह इस बात पे तो मेरे ख्याल से हम सबका यकीन है कि अगर हार्डवर्क हो, और डेफिनेटली सी बात है सही डायरेक्शन में हार्डवर्क होनी चाहिए। सही डायरेक्शन में क्या, काफी बच्चे इस तरह के भी होते हैं कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो बहुत पढ़ रहे होते हैं, जब भी देखो पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन ठीक नहीं होता, उन्होंने किसी से एडवाइस नहीं ली होती, वो अपने टीचर से डिस्कशन नहीं करते कि मिस अगर मैं इस तरह से पढ़ा हूँ या सर मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ तो ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मैं इस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है तो ठीक है। एज अ स्टूडेंट आपको लगता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, बट यूर एक्चुअली नॉट, राइट। तो गाइडेंस की भी आपको जरूरत है, जो कि आपको किससे मिलेगी, क्लासेस अटेंड करके, मेरे से डिस्कशन करके, टेस्ट अटेम्प्ट करके। टेस्ट की जब हम डिस्कशन करेंगे उसमें आपको पता लगेगा, आपको लग रहा था कि जी आपने टेस्ट बड़ा ही जबरदस्त किया है, बहुत अच्छा आपका हुआ, पता चला जी आपने बीच में जो थोड़ी बहुत गलतियां कर दी थी। तो आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा 0.5 0.75 मार्क्स भी अगर आपके हर क्वेश्चन में लूज होते हैं, दैट वुड मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। एक मार्क डिसाइड बिटवीन अ पास एंड अ फेल, राइट।
तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने ये नहीं कहना देखो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, दिस हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी ऑफ अचीविंग 100 मार्क्स, वेरी हाई टेंडेंसी, राइट। उसमें यही है, अगर आपने स्टेप्स पूरे पूरे किए हुए हैं, आपका सोल्यूशन गलत है, तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके एग्जामिनर आपसे 1 मार्क्स भी काटे, राइट। थ्योरी में थोड़ा बहुत इसमें निकल आता है कि चलो जी इसने थोड़ा ये पॉइंट सही तो लिखा है लेकिन इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया, 0.5 मार्क्स काट लो, राइट। उसमें आपके 100% मार्क्स आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से आपके लिए कि गोल्डन सब्जेक्ट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन डू योर बेस्ट इन दिस, यू कैन डू एवरीथिंग द वे द टीचर टेल्स यू टू, कि आपने आंसर किस तरह से लिखना है, सारे स्टेप्स। और जिस तरह हम आगे जाके जब हमारी थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी तो मैं आपको बताती रहूंगी कि आपने छोटी सी छोटी वर्किंग को भी शो करना है, उसके भी मार्क्स होंगे, राइट। तो अगर आपने इन सब चीजों को फॉलो किया, टेस्ट दिए, टेस्ट पास करें, चले ना भी करें लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करें, अच्छी सी तैयारी करके टेस्ट अटेम्प्ट तो करें, पता तो चले कि भाई किस तरह का टेस्ट आता है, क्वेश्चन किस तरह का आता है। और उस माहौल में जब आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, जब आपके सामने बुक नहीं खुली होती, तो किस तरह का फील होता है, किस तरह से अपने नर्व्स को काबू में रखना है, पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, किस तरीके से क्वेश्चन को क्लोज करना है, दिस इज एवरीथिंग यू स्टिल हैव टू लर्न, राइट। तो मैं तो मतलब आई थिंक हर सेशन में मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जिस तरह का मुझे रिस्पांस मिलता है टेस्ट के ऊपर। चले अटेंडेंस तो आप लोगों की मतलब अंडरस्टैंडेबल बात है, काफी बच्चों को इश्यूज होते हैं, टाइमिंग उनके क्लैश कर रहे होते हैं, जॉब पे होते हैं वो लोग। अटेंडेंस का आई हैव नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज द वंस हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस दे लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स रेगुलरली। अगर वो रोज की रिकॉर्डिंग रोज सुन रहे हैं, दे आर कीपिंग देमसेल्व्स अप टू डेट, तो फिर तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, राइट। तो ये 2-3 बातें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, जो कि हमने रिजल्ट के बाद थोड़ा और जो है हाँ देखो मोहसिन बच्चे, हर क्वेश्चन अब आप वही तो मैं आपको बात बोल रही हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, अब आपने वो एक्सपेक्टेशन अपनी नहीं रखनी कि बिल्कुल जी बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल आएगा जिस तरह की हम शुरू में क्लासेस में नहीं करते। जब मैं आपको चीज को समझाने के लिए सिंपल सी एग्जाम्पल कराती हूँ या सिंपल सा क्वेश्चन कराती हूँ, वो तो आपको दिमाग में होना ही नहीं चाहिए किस तरह का आएगा। हम जब एक टॉपिक पहली दफा पढ़ रहे होते हैं तो मैं एक सिंपल सवाल से आपको वी स्टार्ट ऑफ, राइट। और फिर हम चलते हैं, हम थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस पर आते हैं, फिर हम थोड़े डिफिकल्ट चीजें देखते हैं, फिर टेस्ट में आपका ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। तो आपका जो आईकैप का एग्जाम है उसमें वो आपको टेस्ट कर रहा है कि भाई आपको कितनी अकाउंटिंग आती है। जब आप प्रैक्टिकली अकाउंटिंग को अप्लाई करोगे तो हाउ विल यू बी एबल टू हैंडल ऑल दो सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे। तो उसमें तो यू हैव टू एक्सपेक्ट कि हर सवाल में एक ना एक ट्विस्टेड चीज जरूर आएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक तसल्ली भी होनी चाहिए। और वो क्या होनी चाहिए, दिस इज अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। अगर मैं सारे स्टेप्स प्रॉपरली दिखाऊं, अगर मैं क्वेश्चन को अपनी तरफ से पूरा 100% अटेम्प्ट करूं, और मैं बस कुछ चीजें ऑब्वियसली ठीक भी करेंगे आप लोग, ऐसा भी नहीं है, इतने गए गुजरे भी नहीं है, राइट। तो अगर आपने स्टेप्स पूरे सही से दिखाए हैं, एक छोटी सी अगर आपसे गलती भी हो गई तो उसके साथ थोड़े से मार्क्स कटेंगे, आपको 50% से ज्यादा तो मिल जाएंगे ना। तो ये बात भी है, नहीं एक आईकैप रेशो से पास नहीं करता, आईकैप रेशो से पास नहीं करता। ये बात हो सकता है पहले उसमें हो, लेकिन आप खुद अभी देखो, अगर आप लोगों को खैर आइडिया नहीं है, इस वजह से आप लोग इस तरह की बात मान भी जाते हैं। पहले सीए जो है बहुत मुश्किल हुआ करता था, मॉड्यूलर सिस्टम, उससे पहले जो सिस्टम होता था लैब्स की पॉलिसी होती थी, एनीवे आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, लेकिन पहले पास होना ही मुश्किल होता था। तो पहले जमाने में तो चलो आप कह सकते थे कि हो सकता है कि कोई कोटा सिस्टम हो, अभी तो आईकैप दिन ब दिन सीए को आसान कर रहा है। अभी उसने आपको पता है मेरिट सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल की तो नहीं, खैर मेरिट सर्टिफिकेट की पहले पॉलिसी चेंज कर दी अपनी। पहले इसमें ये था कि आपको एटलीस्ट 3 पेपर देने होते थे और उन तीनों पेपर में पास हो, और किसी एक पेपर में अगर आपका 75% से ज्यादा मार्क्स हो और आप पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो तो ही आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। अब उसने अपनी ये पॉलिसी चेंज कर दी है। अभी अगर आपने सिर्फ भले एक भी पेपर दिया हो और उसमें आपके 75% से ज्यादा मार्क्स हो एंड यू गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन पाकिस्तान, यू विल बी एबल टू अर्न अ मेरिट सर्टिफिकेट इन दैट। यानी कि आपको वो 3 पेपरों वाला पैकेज उसने खत्म कर दिया। तो क्या कर रहा है कि आप दिन ब दिन आपके लिए आसानियां लेकर आ रहे हैं कि ये जो इतनी ज्यादा हमारे सीए के बारे में एक मिसकंसेप्शंस हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है, कोटा सिस्टम होता है,
अगर उसको किसी फिक्स्ड रेशियो से पास करना है, देखें ICAP आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ICAP आपको कोई पर्सनल आपसे कोई बदला नहीं निकाल रहा, ठीक है। तो ये बात तो अपने दिमाग में रखें कि ICAP इस तरह का नहीं है कि वो आपको कहे कि जी मैंने मोशन को फेल करना है, क्यों, क्योंकि रेशियो है, कोटा सिस्टम है, सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपके लिए तो बल्कि दूसरा, हम जो पहले से थोड़े सीए में हैं, जो जिनको थोड़ा सा आइडिया है हिस्ट्री का, बैकग्राउंड का, हम तो ये देखते आ रहे हैं कि दिन ब दिन सीए इज बिकमिंग इजियर टू एंटर इनटू, इजियर टू कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपने दिमाग से बात नहीं, डरा नहीं रही मैं, अल्लाह खुदा ना खास्ता मैं कह रही हूँ ICAP ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैंने फेल कर देना इनको, नहीं, ठीक है। इट्स बिकमिंग इजियर टू अटेम्प्ट, इजियर टू पास एज वेल। तो ये तो आप अपने दिमाग से बात निकाल दो, लेकिन देखो एज लॉन्ग एज आपने अपनी तरफ से बेस्ट करना है, आपने कॉन्स्टेंटली गाइडेंस लेनी है, राइट। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हुई और अल्लाह की रजा भी शामिल हुई तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। और ये बात भी याद रखो, अल्लाह के नजदीक कोई भी चीज अल्लाह ताला नाइंसाफी तो करते ही नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने हार्डवर्क भी किया, आपने अपेरेंटली गाइडेंस भी आपको ठीक मिली, उसके बावजूद अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो आपने क्या करना है, उसको अल्लाह की रजा मान के एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह ताला हार्डवर्क को हमेशा रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि हम इस तरह तो फिर ना उम्मीदी पूरी दुनिया में फैल जाए, हम सब ना उम्मीद हो जाए, ठीक है। तो हमें अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखनी है कि अल्लाह ताला हमारे हार्डवर्क को, हमारे सारे एफर्ट्स को इंशाल्लाह रिवॉर्ड भी करेंगे, और उसी उम्मीद पे आपने मेहनत करनी है अपनी तरफ से, और बाकी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना है, राइट। लेकिन अगर अपनी तरफ से हार्डवर्क नहीं डालेंगे, अगर अपनी तरफ से अटेंडेंस आपकी जीरो हुई, रिकॉर्डिंग्स आप टाइमली बेसिस पे नहीं पढ़ सुना, आपने टेस्ट नहीं दिए, मुझसे चेक नहीं कराया, चले चेक ना भी कराए, जो मार्किंग स्कीम है उससे तो चेक करके मुझे ओके तो कर देना कि जी मिस मैंने अटेम्प्ट किया था एंड आई चेक्ड इट माई सेल्फ, आई विल बी हैप्पी विद दैट। द ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू इज योर इनपुट। आप लोग मुझे एटलीस्ट बताओ तो सही कि ठीक है मिस हमने घर पे अटेम्प्ट कर लिया था, हमने आपको नहीं चेक करने के दिया, हमने खुद कर लिया, आई विल बी हैप्पी विद दैट। आई जस्ट वांट यू टू अटेम्प्ट द टेस्ट, आई जस्ट वांट यू टू गेट एक्वेंटेड विद द सिस्टम, कैसे नर्व्स को काबू में करना है, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके भी उसकी डिस्कशन करते रहेंगे। एनीवे बैक टू द टॉपिक, जिससे बात सारी शुरू हुई। तो मैंने यही सोचा था कि मैं पहले इंतजार करूंगी कि मुझे कोई टेस्ट रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, नहीं मिलते। 2 मुझे मिले, आज उस्मान ने मुझे भेजा, दैट्स ओके, दैट्स फाइन एज वेल। टाइम आप लोग का अगर निकल जाए, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको अटेम्प्ट करना चाहें तो मैं उसमें उसको एक्सेप्ट करूंगी, तो आई चेक इट, ठीक है। खैर एनीवे भी आपको पता लग ही जाएगा कि क्या आपने गलतियां की इसमें। तो एनीवे ये आपके सामने सवाल है, क्वेश्चन है, LMS पे ये अपलोडेड है, और इसका इंशाल्लाह मार्किंग स्कीम और सजेस्टेड सोल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगी आज रात तक, राइट। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें मैं हर टेस्ट के ऊपर मैं लिख देती हूँ टाइम अलाउड 50 मिनट्स। कैसे 50 मिनट्स, 25 मार्क्स का ये सवाल था, और आपने 50 मिनट्स में इसको अटेम्प्ट करना है, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मिनट पर मार्क, राइट। हर मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए आपने अपने आप को कितना टाइम देना है, 1.8 मिनट। तो वो 50 मिनट्स बल्कि उससे ज्यादा ही बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज ऑफ प्राइमा बुक स्टोर एंड आल्सो पास द ट्रांसफर एंट्रीज। अच्छा ये थोड़ा यहाँ से मिसप्रिंट हुआ है, ऑल्सो पास द एंट्रीज टू ट्रांसफर द ट्रांजैक्शन टू द जनरल मेन और नॉमिनल लेजर, डू नॉट प्रिपेयर लेजर। तो ये सवाल मांग क्या रहा था आपसे, सवाल आपसे पहले मांग रहा था कि आपने पहले बुक्स ऑफ एक सेकेंड उस्मान, अच्छा देखो बच्चे उसमें हमने कोशिश तो ये करते हैं कि फौरन से वीडियोस अपलोड हो जाए, लेकिन मसला ये आता है यहाँ पे थोड़ा कभी कभार नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। प्लस आपको पता है कि हम पैक जो है वो सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन जो है वो ले रहा होता है, ठीक है, लेक्चर्स ले रहा होता है, मतलब हम दे रहे होते हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा इश्यू आ सकता है, थोड़ा सा लैग आ सकता है। अगर आ जाता है तो मतलब उसको आप थोड़ा सा दे दें, उसकी गिव अस सम स्पेस, ठीक है, राइट। तो अगर आ जाता है, अगर 1 दिन के बाद अपलोड हो जाता है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा डिले आता है तो आप वो मुझे बता दिया करो कि मैं सभी परसों का लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ या व्हाटसोएवर,
सही है। और बेहतर ये है कि अगर लेक्चर्स लाइव अटेंड करते हो, रेगुलरली खुद अटेंड करते हो विदाउट, अगर आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है वैलिड, तो आई थिंक इट्स बेटर इफ यू अटेंड द लेक्चर्स योरसेल्फ, लाइक प्रॉपर अटेंडेंस आपकी हो। ठीक है, चले जी। तो इसमें बेसिकली करना क्या था, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनानी थी और बाद में क्या बनाना था, ट्रांसफर एंट्रीज पास करनी थी। जो आई होप आपको याद होगा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाने के बाद जो टोटल फिगर्स थे, मैं जनरल लेजर में डबल एंट्रीज पास करती थी टी अकाउंट्स बनाने से पहले। तो वो बेसिकली मुझे सिर्फ ये आपसे ये पता करना था कि अगर मैं आपको ये कहती कि आप जनरल लेजर वाले टी अकाउंट्स भी बनाओ, यहाँ पे मैंने लिखा है डू नॉट प्रिपेयर लेजर, लेजर बनाने नहीं है, रनिंग बैलेंस लेजर या टी अकाउंट लेजर नहीं बनाने थे। लेकिन अगर मैं ये टेस्ट करना चाह रही थी कि अगर मैं आपको कहती कि बनाए जनरल लेजर, मेन लेजर के टी अकाउंट्स बनाए, तो उसमें आप कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उनको कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, तो आपके पास पहला है 2015 1 जून को आ रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एट बैंक ₹2 लाख, बिल्डिंग ₹3 लाख एंड फर्नीचर ₹1,60,000। तो अब ये पूरी ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। अब इसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर हमने देखना है कि कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो गया, कैश एट बैंक। जैसे ही हमने देखा 2 लाख का कैश एट बैंक आ गया, इसका मतलब है कि इस पोर्शन के लिए क्या चीज किधर रिकॉर्डिंग करेंगे, इसको कैश बुक में, रिसीट साइड पे। फिर हमने देखा आगे आपके पास दो नॉन कैश आइटम्स आ रहे हैं, 3 लाख के और 1,60,000 के। अब देखिए एक ट्रांजैक्शन में 3 आइटम्स आपके पास आ गए, इनफैक्ट 4 है, कैपिटल, कैश एट बैंक, बिल्डिंग और फर्नीचर, 4 आइटम्स, राइट। 4 अकाउंट्स हैं जो कि हिट होंगे, राइट। और पहले स्टेप पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। तो पहले आइटम के लिए, कैश एट बैंक के लिए, तो इन्वॉल्व हो गया कैश बुक, रिसीट साइड, राइट। दूसरे आइटम जो है बिल्डिंग और फर्नीचर, ये क्या है, अब इनके लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये क्रेडिट परचेजेस है, नहीं। क्या ये क्रेडिट सेल्स है, नहीं। क्या ये रिटर्न्स है, नहीं। तो पहली 4 डे बुक्स का आगे जवाब आ गया कि ये जो 2 फिगर्स हैं, 3 लाख की, 1,60,000 की, ये इन चारों डे बुक्स में से कहीं पे भी नहीं आएंगी। फिर बारी आती है किसकी, कैश बुक की। क्या इन दोनों फिगर्स में, 3 लाख और 1,60,000 में, क्या इन दोनों फिगर्स में कैश इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं, राइट। तो फिर क्या बचा, फिर बचा जनरल जर्नल, यानी के 2 लाख की रिकॉर्डिंग होगी कहां पे, कैश बुक रिसीट साइड पे। और ये जो दोनों हैं 3 लाख और 1 लाख, 1,60,000, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा आपके जनरल जर्नल के अंदर। बात समझ आ रही है। तो मैंने आपको ये बात बोली हुई है कि एक फिगर एक जगह रिकॉर्ड होगी, ठीक है। एक फिगर सिर्फ एक जगह ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजैक्शन में आपके पास तीन फिगर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, वो 3 फिगर्स डिफरेंट जगहों पे रिकॉर्ड हो सकती हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो अगर हम इसको देखें, मैं सिर्फ कुछ जो मोटी ट्रांजैक्शन थी जो कि मुझे डिस्कस करनी थी, सिर्फ मैं वही आपसे डिस्कस करूंगी जो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। आप कैश बुक में आए, कैश बुक के आपने बनाया क्या, रिसीट बुक, ठीक है। बिल्कुल ठीक, सिर्फ आपका रिसीट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड होंगी ना, जो कि कैश की टर्म्स में होती हैं। क्या उस्मान पूछ रहे हैं, मैम कैश बुक में कैपिटल का कैश भी रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल। कैपिटल भी रिकॉर्ड, कैपिटल से जो कैश है वो भी रिकॉर्ड होगा ना, क्योंकि बिजनेस, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि बिजनेस के पास किन किन फॉर्म्स में पैसा आ रहा है। तो बिजनेस और ओनर के दरमियान जो भी लेन देन होता है वो भी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। तो क्या बिजनेस क्या कहेगा, मेरे पास पैसे आ रहे हैं 3 लाख के, किस तरह से आ रहे हैं, मुझे ओनर दे रहा है, तो कैश रिसीट हो गई ना। मैं करके दिखाती हूँ। आपने कैश रिसीट बुक बनानी है, राइट।
वही आपका फॉर्मेट है, डेट है, पर्टिकुलर्स है। अच्छा मैं इसका सॉफ्ट भी, या एक सेकेंड, आई थिंक आई हैव द सॉफ्ट, मैं आपके सामने जरा डाउनलोड कर लेती हूँ, मैं जरा इसका सॉफ्ट वर्जन आपके सामने ले आती हूँ, ज्यादा सही है, टाइम सेविंग है। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। तो आपके पास अब ये सोल्यूशन जरा ये देख लें। तो पहले आपकी जो ट्रांजैक्शन थी, अब इसमें बहुत सारी चीजें घिसपिच ना हो जाए तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। कैश रिसीट बुक में आए, कैश रिसीट बुक में अब आप जरा सवाल पे वापस से आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन में ये था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एट बैंक रुपीज 2 लाख, 2 लाख था, सॉरी। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 जून की डेट डाली, पर्टिकुलर में कैपिटल, टोटल में 2 लाख, और ये कहां दिखा दिया? अदर रिसीट के अंदर। ठीक है, ये आपने कहां दिखा दिया? अदर रिसीट के अंदर दिखा दिया कि आपके पास। जी जी, मेरे कैपिटल में फर्नीचर और ये बिल्डिंग की अमाउंट भी काउंट नहीं होगी? होगी होगी, लेकिन आप देखो ना, अभी पूरी ट्रांजैक्शन है, अब इसके अंदर आपके पास पूरा जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ वो 3 तरीकों से इन्वेस्ट हुआ। एक इन्वेस्टमेंट हो रही है कैश एट बैंक के थ्रू, वो उसकी रिकॉर्डिंग कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में होगी? कैश एट बैंक, कैश बुक के अंदर। और जो बाकी 2 इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो नॉन कैश आइटम्स नहीं बचे, क्योंकि सारे यहाँ पे चीजें बैंक के थ्रू ही हो रही है ना। हम इसमें अज्यूम ये करेंगे कि सारी चीजें इसमें, मैंने इसमें अजम्पशन ये ली हुई कि सारे यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस है ना ये कैश एट बैंक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे सिचुएशन क्या है आपके पास, ये आ गया। जो बाकी 2 आपके पास आइटम्स हैं, बिल्डिंग और फर्नीचर, ये भी कैपिटल है, लेकिन ये 2 आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे? ये 2 आइटम्स रिकॉर्ड होंगे जनरल जर्नल में। यहाँ पे देखो ये रहा 1 जून। दूसरा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, अगर आपने किया है ना तो मैं उसके मार्क्स दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस अजम्पशन पे किया है कि बेसिकली आपका जो सारा कैश यूज हुआ है ना वो एट बैंक ही यूज हुआ है। लेकिन अगर किसी ने, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ, सही कह रहे हो आप, यहाँ पे सोल्ड बुक्स पर कैश भी आ रहा है, तो अगर किसी ने वो 2 कॉलमनर फॉर्मेट भी फॉलो किया उसके ऊपर मार्क्स उसको मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स उसको मिलेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। मैंने सिर्फ जो बेसिक चीज, मुझे पता है आप लोगों को फॉर्मेट्स पता है इसके, मैंने सिर्फ जो चीज टेस्ट करनी थी इसमें वो यही करनी थी कि आप कौन सी ट्रांजैक्शन को कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नहीं जुलेखा देखो यहाँ पे अगर आप, मैं इसके ऊपर आती हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, पहले हम पहली ट्रांजैक्शन को जरा डिस्कस कर लें। तो जो बात थी वो ये थी कि मैं ये देखना चाह रही थी कि आप कौन सी ट्रांजैक्शन को कौन से बुक में रिकॉर्ड करते हैं, फॉर्मेट उसका भले जो भी हो, राइट। और नंबर 2, उसकी ट्रांसफर एंट्रीज आप क्या पास करोगे जनरल लेजर के ना। ये 2 मेन मेरे टेस्टिंग के पॉइंट्स थे। ठीक है, अब पहले वाले पे आते हैं। तो पहले वाले को जब हम देखते हैं तो इसमें ये वाला पार्ट जो है इसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि कैश बुक। ये दोनों जो पार्ट्स हैं इनको जब हम देखते हैं तो इसमें हमारा कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ना हमारी कोई क्रेडिट परचेज है, ना क्रेडिट सेल है, ना रिटर्न्स है। तो छठी बुक कौन सी बचती है आपके पास? इसका मतलब यह है कि आप जब बिल्डिंग या फर्नीचर इन्वेस्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो फिर आप क्या करोगे? आपने उसको रिकॉर्ड करना है जनरल जर्नल के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे, तो हमने क्या करना क्या है, हमने करना ये है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन को हमने ब्रेक करके रिकॉर्ड करना है। 2 लाख आपके पास कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? 2 लाख आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा कैश रिसीट बुक के अंदर। और जो बाकी दोनों चीजें हैं, बिल्डिंग और फर्नीचर, 1,60,000 और 3 लाख, ये फिगर चेंज हो गई है, सेकेंड, 3 लाख, राइट। I can't I edit this? Hold on. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, एडिट नहीं हो रहा वो। चलो यहां से देख लेते, नजर आ रहा है? इसका थोड़ा सिर्फ उसका मसला आएगा, व्यू करने का इशू शायद हो, उसको मैं कोशिश करती हूँ दोबारा खुल जाए। चले, अब सही है, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन का पहला पार्ट रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, इसको मैं ये येलो हाईलाइट कर देती हूँ। और इसी ट्रांजैक्शन का 1 जून को जो बिल्डिंग और फर्नीचर डेबिट होके कैपिटल क्रेडिट होना है वो यहाँ पे जनरल जर्नल में आ गया। बात समझ आ रही है?
तो आपने ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व हैं और फिर उन आइटम्स को उनकी रिस्पेक्टिव जगहों पे रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पे 1 जून की जो ट्रांजैक्शन है वो 2 डे बुक्स के अंदर आपको नजर आ रही है। कैश जो इन्वॉल्व हो रहा है वो कैश बुक में नजर आ रहा है, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया कैश एट बैंक, राइट। और जो बाकी 2 आइटम्स आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं बिल्डिंग और फर्नीचर के, वो आपको जनरल जर्नल में नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? उस्मान, मोहसिन, जुलेखा, तीनों को क्लियर है? ठीक है, जबरदस्त। आगे चलते हैं। अगली आपकी जो ट्रांजैक्शन थी, अगली ट्रांजैक्शन आपके पास थी परचेज बुक्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारिक बुक डिपो। ये आपका बहुत आसान था, परचेजेस डे बुक में आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि क्रेडिट परचेज है और किस फिगर पे? 3 लाख रुपीज उसकी ओरिजिनल अमाउंट है और तारिक ऑफर्ड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन इनवॉइस वैल्यू। यानी कि आपको क्या ऑफर हुआ? ट्रेड डिस्काउंट ऑफर हुआ 2% का। तो आपने उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड किस फिगर पे करना है? डिस्काउंटेड फिगर पे। तो हम ऊपर चलते हैं। हमें परचेजेस डे बुक में तारिक बुक डिपो देखें, ये 2,94,000 पे नजर आ रहा है। आपने जो 6,000 रुपए का डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ वो कहीं पे आपने दिखाना ही नहीं है। अच्छा, फिर मैंने जो आपको फॉर्मेट शेयर किया था, अब देखिए सवाल के अंदर क्या चीज है। सवाल के अंदर आपके पास आगे जाके नोट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, नोट्स इशूड फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, राइट। तो आपको सवाल पढ़ने के बाद ये आइडिया हो जाता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नोट्स भी इन्वॉल्व है। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन में मैंने ये चीज भी डाल दी, तो मैंने आपको अलग से फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हुए एक दफा बताई थी, ठीक है। और मैंने उसमें यह बताया था कि आप इस तरीके से, जिस तरह हमने स्टेशनरी के परचेजेस और रेगुलर परचेजेस को परचेज डे बुक में ही डाला लेकिन सेपरेट कॉलम्स में करके, इसी तरह जो नोट्स वाली ट्रांजैक्शन है उसको आप अलग कॉलम में रखें और जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट परचेजेस, उनको आप अकाउंट्स पेबल वाले कॉलम में डाल दें। इस तरह से अगर किसी ने नहीं किया, उसने सिर्फ एक ही उसमें किया है, तो मैंने उसके भी मार्क्स दिए, राइट। उसके भी मार्क्स हैं, बस ट्रांसफर एंट्रीज में फिर एक फर्क है, उसमें फिर ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या होगा वो हम एंड में देखते हैं। इतनी बात क्लियर है कि तारिक बुक डिपो का 2,94,000 यहाँ पे भी आपको डिस्काउंटेड फिगर पे अकाउंट्स पेबल के कॉलम में नजर आ रहा है। नॉर्मल क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी ये, ठीक है। वॉल्यूम हाई कर दूं? कम है वॉल्यूम? अच्छा, मेरे आप अपना जरा स्पीकर अपना फिर थोड़ा आप अपना जरा वॉल्यूम ऑन करो, क्योंकि मैं तो काफी जोर से बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत जोर से बात कर रही हूँ, इससे ज्यादा जोर से बात करने की गुंजाइश नहीं है, राइट। आगे चलते हैं। आगे आ रहा है 6 जून को सोल्ड बुक्स फॉर कैश टू मिस्टर आगा फॉर ₹2,60,000। तो अब अगर किसी ने इसको कैश इन हैंड भी ट्रीट किया है और कैश बुक उसने 2 कॉलमनर बना दिया है, उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। मैं वो भी फॉर्मेट डाल के, वो मेरे दिमाग में रहा नहीं, मैं उसको इंशाल्लाह वो भी बना के मैं उसको साथ ही सोल्यूशन के कर दूंगी कि अगर किसी ने उस तरीके से सॉल्व किया तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन एनीवे इसमें कौन सी डे बुक इन्वॉल्व होनी चाहिए थी? कैश बुक। और कैश बुक का भी कौन सा पोर्शन? रिसीट साइड, राइट। रिसीट बुक में आपको कैश सेल्स इसको दिखाना था। सोल्ड बुक्स फॉर कैश टू मिस्टर आगा फॉर ₹2,60,000। क्लियर है बात? ठीक है। तो इसको मैंने अज्यूम ये किया कि भाई कैश का मतलब कैश एट बैंक, राइट। कोई और उसको डिफरेंट तरीके से भी इन्फर कर सकता है। इस तरह से मैंने उसको कैश सेल्स के कॉलम में कैश सेल्स को यहाँ पे शो कर दिया, राइट। फिर आगे चलते हैं। परचेज ऑफिस स्टेशनरी ऑन कैश ₹70,000, यानी कि आपने ऑफिस स्टेशनरी खरीदी और हाथ के हाथ पेमेंट भी कर दी। अगर किसी ने इसको इस फॉर्मेट पे बनाया है तो ये अदर पेमेंट्स के कॉलम में आएगा। क्लियर है बात? 70,000 अदर पेमेंट्स के कॉलम में आ गया कैश पेमेंट बुक में। आगे चलते हैं। सोल्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू प्राइमवुड फर्नीचर ₹5,000। अब आपके पास ये ट्रांजैक्शन आ गई कि आपने ऑफिस फर्नीचर को बेचा है प्राइमवुड फर्नीचर को क्रेडिट पे 5,000 रुपए पे। अब हमने क्या करना है? टेस्ट करना है कौन सी डे बुक इन्वॉल्व होगी। इज दिस अ क्रेडिट सेल? हाँ जी, क्या ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल है? सेल है तो सही, लेकिन क्या ये सेल्स डे बुक में जाएगी? नहीं। क्यों नहीं जाएगी?
क्योंकि ये गुड्स को हमने सेल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट था, फर्नीचर हम इस्तेमाल कर रहे थे उसको हमने बेचा है, नॉन करंट एसेट, यस इट्स अ नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो इट्स नॉट आवर इन्वेंट्री, इट इज नॉट आवर गुड्स, राइट, इट इज नॉट समथिंग दैट वी डील इन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने कहना है कि ये सेल डे बुक में नहीं आएगा, इवन दो दिस इज ऑन क्रेडिट, ना ये परचेज है, ना ये क्या है रिटर्न्स है, ना इसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है। 5 हो गई डे बुक्स, उनके आगे 500 के आगे आ गया नो, तो फिर छठी कौन सी बुक बची, जनरल जर्नल, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन 11 जून की आपने जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करनी है। और किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा अगर किसी ने नरेशन नहीं लिखी ना तो मैंने उसके मार्क्स नहीं काटे, राइट। अब ये इसको आपने इस तरह से रिकॉर्ड कर दिया, रिसीवेबल फॉर फर्नीचर प्राइमवुड फर्निचर्स, इस तरह से कर ले, रिसीवेबल हाइफन प्राइमवुड फर्निचर्स लिख दें, राइट। और 5,000 से आपने रिसीवेबल बुक कर लिया और 5,000 से फर्नीचर के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अब अगर किसी ने ये डेप्रिसिएशन वाला डिस्पोजल वाला सब कुछ पढ़ा हुआ है तो उसमें अभी हम ये चीज अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, उसमें हम वो नहीं अप्लाई कर रहे, हम सिंपल डबल एंट्री देख रहे हैं। तो किसी को अगर कंफ्यूजन है तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, ओनर विड्रू द फॉलोइंग फ्रॉम द बिजनेस। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको एक ही दिन एक ही ट्रांजैक्शन में मोर देन 1 आइटम्स नजर आ रहे हैं। मोर देन 1 तो इन एनी केस होते ही हैं, मिनिमम 2 होते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 आइटम्स आपको इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। 12 जून को हो क्या रहा है, ओनर इज विड्रॉइंग द फॉलोइंग फ्रॉम द बिजनेस, वो कैश भी विड्रॉ कर रहा है, वो फर्नीचर भी विड्रॉ कर रहा है। तो 3 आइटम्स जो इन्वॉल्व है वो क्या क्या हो गए, ड्रॉइंग्स हो गई, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया। हमने क्या करना है, ट्रांजैक्शंस इन दोनों फिगर्स को रिस्पेक्टिव बुक्स में रिकॉर्ड करना है। देखो टी अकाउंट अगर आपने बना दिया ना तो आपने टाइम ही वेस्ट किया है और वो रिक्वायर्ड ही नहीं था। डू नॉट प्रिपेयर लेजर्स, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो हो सकता है अब एग्जामिनर आपको उसके मार्क्स दे दे, मैं भी चले उसको देख लूंगी, दे दूंगी मार्क्स आपके कॉन्सेप्ट के, लेकिन आपने उस पर अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। सिर्फ पास एंट्री सिर्फ पास करनी थी। तो मेरे ख्याल से ये मिस प्रिंटिंग शायद हुई हुई है या अभी शायद इस तरह से हुआ है, पास दी एंट्रीज है, ठीक है। चले आगे देखते हैं इसको, ओनर विड्रॉ द फॉलोइंग। अच्छा एनीवे यहाँ पे हम देख लेते हैं ये वाला जो विड्रॉइंग का पार्ट है ये किसके, इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कैश इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कैश इन्वॉल्व हो रहा है यानी कि कैश बुक, राइट, यानी कि कैश बुक। कैश बुक में अगर आपने इसको 2 कॉलमनर, हाँ बिल्कुल, लेजर के 2 फॉर्मेट्स है ना, लेजर्स आप 2 तरीकों से बना सकते हो, टी अकाउंट और रनिंग बैलेंस लेजर हमने किया हुआ तो है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात है, ये तो हमने बचपन में किया था। चले यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें 15,000 कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में, कौन सी साइड पे, पेमेंट साइड पे, ठीक है। अब भले आपने 2 कॉलमनर बनाया है या इस तरह का बनाया है, उसमें अगर आपने डिटेल वाला बनाया है तो यहाँ पे 12 जून ड्रॉइंग 15,000 कहाँ पे आ जाएगा, अदर पेमेंट्स के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और जो यहाँ पे 10,000 है, अब इसको हम देखते हैं कि ये फर्नीचर विड्रॉ कर रहा है, क्या ये सेल है, क्रेडिट सेल है, नहीं, सेल डे बुक में नहीं आएगा, ना परचेज डे बुक में आएगा, ना 2 रिटर्न्स डे बुक्स में आएंगे, ना इसमें कोई कैश इन्वॉल्व है, फर्नीचर इन्वॉल्व है, यानी कि ये फर्स्ट 5 बुक्स के लिए क्वालिफाई फिगर नहीं करती। तो कौन सी फिगर, क्या कौन सा बचता है इसमें, जनरल जर्नल, राइट। तो सेम डेट पे 12 जून पे आपको एक एंट्री यहां नजर आ रही है और दूसरी एंट्री आपको कहां नजर आ रही है, ये रही, ड्रॉइंग डेबिट फर्नीचर क्रेडिट 10,000। क्लियर हो गई बात। ड्राइंग वाला कैसे आएगा, ड्राइंग वाला बस आपका जो क्रेडिट साइड है, जो पेमेंट साइड है ना, उस 2 कॉलमनर कैश बुक का जो पेमेंट साइड है उसमें आप कैश के कॉलम में लिख दें, सॉरी ड्राइंग वाला ना, हाँ कैश है ना, कैश विड्रॉ किया है 15,000, वो मैं इंशाल्लाह बना के ना अपलोड कर दूंगी, वो मैंने बनाया हुआ नहीं था, ठीक है, वो मैंने बनाया हुआ नहीं है, मैंने इसको इसी फॉर्मेट पे किया है। तो अगर किसी ने वो भी किया वो मैं बना के इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूंगी, आप वहां पे देख लेना। ये आएगा कहाँ पे, कैश सॉरी पेमेंट साइड पर आएगा, कैश के कॉलम में 15,000, ठीक है। चले आगे चलते हैं, पेड तारिक वुड डिपो ₹2,20,000 कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अगर आप नोट करो ना, यहाँ पे कोई भी चीज सिर्फ यहाँ पे कैश एट बैंक से हमने स्टार्ट लिया है बिजनेस को, और फिर आगे कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई चेक इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई आगे कोई ना कोई, अगर आपने कैश एट बैंक आपका स्टार्ट हुआ है तो आप कोई ना कोई ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू भी तो करो ना आप कोई पेमेंट कर रहे हो चेक के थ्रू, ना रिसीट कर रहे हो, तो लग इसको, मैंने इसको इसी अंडरलाइन उस पर assumption पे बनाया था कि इसका मतलब ये है कि आप इधर सारी जहां जहां कैश 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 आ रहा है ना, उसका मतलब है कि वो कैश एट बैंक है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इसी फॉर्मेट पे बनाए रखा है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पैसे आपके पास कैश में यहाँ पे आ गए है ना, तो कोई ये बात भी कह सकता है कि इसका मतलब है फिर हमने कैश इन हैंड जो 2,60,000 हमें पैसे मिले मिस्टर आगा से पहले स्टेप पे, यानी कि दूसरी तीसरी ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई है, फिर हमने जितना भी कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है वो इसी में से हो रही है। तो यू कैन से दैट, यू आर राइट इन सेइंग दैट, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो मैं 2 कॉलम में कैश बुक भी बना के उसको अपलोड कर दूंगी। बस सिर्फ ये चीज अभी देख लें कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में आएगी और फिर ट्रांसफर फीस क्या होंगी। फिर हमारे पास ये आ गया तारिक बुक डिपो रुपीज, पेड तारिक बुक डिपो रुपीज 2,20,000 कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो तारिक बुक डिपो को आप कैश की पेमेंट करें, यानी कि कैश बुक में आएगा 2,20,000। अब आपको आगे से ये भी देखना है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो तारिक बुक डिपो को आपने पैसे देने कितने थे, तारिक बुक डिपो को आपने देने थे 2,94,000, राइट। और वो ये नीचे कह रहा है कि जो उसको 2,20,000 कैश पे किया वो फुल सेटलमेंट था उसके अकाउंट का, यानी कि हमने उसको 2,20,000 रुपए दिए और हमने कहा हमारा हिसाब किताब क्लियर। तो 2,20,000 और 2,94,000 में जो डिफरेंस है 74,000 का, वो क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट। ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है ये बात। 74,000 आपका डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, पेमेंट साइड पे ये रिकॉर्डिंग होगी और पेएबल आपके पास 2,20,000। क्लियर है ये बात जी। मोहसिन, उस्मान और जुलेखा क्रिस्टल क्लियर हो गया ये यहाँ तक। तो 15 जून को आपने रिकॉर्डिंग इसकी इस तरह से कर ली। ये भी टेस्ट मैंने करना था कि आपको मैं टेस्ट करूंगी डिस्काउंट रिसीव्ड इसमें कौन पिक करता है कौन नहीं करता। तो आपने जो पास्ट है, जो सारी पास्ट इवेंट्स हैं, पास्ट ट्रांजैक्शंस हैं, उनको भी दिमाग में रखना है। खास तौर पे अगर इस तरह से कहीं पे आ जाए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो इसमें आपको फिर जरूरी हो जाएगा जहां जहां ये बात मेंशन हुई होगी आपको इस बात को चेक करना है कि उसका पूरा अकाउंट बैलेंस था कितना, राइट। अगर कहीं पे ये बात मेंशन नहीं हुई भी तो आपको नहीं चेक करना, राइट। उसमें इसका मतलब है कि बस उसने जितना भी था उसमें से थोड़ी सी पेमेंट कर दी, बाकी पड़ी हुई है। लेकिन अगर कहीं पे ये खास स्टेटमेंट आगे आ जाए तो आपको पीछे देखना पड़ेगा, राइट। आगे चलते, परचेज बुक्स फ्रॉम अदनान डिपो फॉर ₹75,000। अब इस ट्रांजैक्शन को भी 2 हिस्सों में उसने ब्रेक कर दिया। क्या का ₹50,000 पेड इन कैश एंड नोट्स इशूड फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। यानी कि उसने 75,000 की गुड्स खरीदे, 50,000 की कैश पेमेंट कर दी और रिमेनिंग क्या हो गए, क्रेडिट पे रहे, उधार पे रहे, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने क्या इशू कर दिए, नोट्स इशू कर दिए। तो अब ये ट्रांजैक्शन एक है अपेरेंटली, लेकिन इसमें भी 2 फिगर्स इन्वॉल्व हो गई और उन 2 फिगर्स को हमें देखना है कि वो डिफरेंट जगहों पे रिकॉर्ड होंगी या सेम जगह पे रिकॉर्ड होंगी। क्या होगा इसमें, जुलेखा, उस्मान, आप लोग जवाब दो। क्या होगा इस ट्रांजैक्शन में, ये वाली ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं 17 जून वाली। डिफरेंट प्लेसेस, कौन कौन से डिफरेंट प्लेसेस नहीं लेंगे, कहां नहीं लेंगे। 25,000 परचेज डे बुक, बिल्कुल ठीक। नहीं जुलेखा, क्रेडिट में लेंगे ना। जो 25,000 के जो रिमेनिंग है, 75,000 में से 50,000 की पेमेंट कर दी, रिमेनिंग 25,000 क्या हो गई, क्रेडिट परचेजेस हो गई, राइट। यानी कि वो परचेज डे बुक में तो आएगा ही। और 50,000 को, वेरी गुड उस्मान, 50,000 को कैश परचेज में अब इसको देखते हैं। 17 जून का जो कैश पेमेंट आपने कर दी उसको आपने किस कॉलम में डाल दिया, कैश परचेजेस के कॉलम में।
17 जून कैश परचेजेस लिखें या उधर पार्टी का नाम लिखें। कैश परचेजेस में आपको उससे कोई कंसर्न नहीं होता। आपने कैश परचेजेस में लिख दिया 50,000। अब जो रिमेनिंग 25,000 है वो क्या हुआ, उसके अगेंस्ट आपने नोट्स इशू कर दिया। लेकिन नोट्स क्या होते हैं? नोट्स तो सिर्फ एक रसीद होती है, एक खास किस्म की रसीद होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक अग्रीमेंट टाइप की चीज होती है, वो पैसे थोड़ी होते हैं। तो आपने जो 25,000 रुपए के लिए एक खास किस्म की रसीद इशू कर दी जिसका टाइटल था नोट्स या बिल ऑफ एक्सचेंज, है तो वो उधार पे ही ना। आपने अभी तक 25,000 की पेमेंट तो की नहीं है उनको। और क्या चीज खरीदी आपने? गुड्स खरीदे, यानी कि परचेज डे बुक में इसको रिकॉर्ड करना है। अब आप चाहें तो देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं सारा काम सिंगल कॉलम में कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे उसको नोट्स पेबल आगे लिखा है अपनी आसानी के लिए। क्यों? क्योंकि आपको डबल एंट्री पास करते हुए सेपरेट आउट इन एनी केस करना है। तो बेहतर ये है कि आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो। अब 17 जून को रिमेनिंग 25,000 रुपए किस में चले जाएंगे? क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड हो जाएंगे, लेकिन किस कॉलम में? नोट्स पेबल के कॉलम में। ठीक है, नोट्स पेबल के कॉलम में आपने परचेज डे बुक में इसको रिकॉर्ड कर दिया 17 जून अदरान डिपो, राइट। और इस बात का ख्याल रखना है कि परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक में इसमें पर्टिकुलर में खास नाम आएंगे कस्टमर्स और सप्लायर्स के। आपने उसके अलावा कुछ और नहीं लिखना। पार्टी का नाम जरूर आना है, क्योंकि इसी को देख के हम सब्सिडरी लेजर्स बनाते हैं और सब्सिडरी लेजर्स में हम पार्टी के नामों के अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये समझ में आ गया। नोट्स पेबल जो आपने इशू किए थे 25,000 के, वो आपने यहाँ पे इस तरह से रिकॉर्ड कर दिए। ये भी ठीक है, मार्क्स इसके मैंने रख दिए हैं अगर कोई इस तरह से करे, लेकिन फिर डबल एंट्रीज करते हुए फिर मैं आपका टेस्ट कर लूंगी कि भाई आपने क्या इसको इसका कुछ किया है ट्रीटमेंट अलग से या नहीं। फिर आपके पास आया परचेज बुक्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम फिरोजखान रुपीज 1,75,000। 20 जून को आपने नॉर्मल, अब ये परचेज हुई है, नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स पर हुई है, इसके अगेंस्ट आपने कोई नोट्स इशू नहीं किए थे, तो इसको नॉर्मल अकाउंट्स पेबल के कॉलम में आपने लिख देना है। ठीक है जुलेखा, बच्चे क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। Sold books to Amir book shop for rupees 1,50,000. Settlement terms being 3/15 and by 30. तो ये कहीं पे भी इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ जाए, सेटलमेंट टर्म्स लिखा हुआ आ जाए, यानी कि कैश डिस्काउंट है। और ये क्या बता रहा है कि वैसे तो आमिर बुक शॉप के पास 30 दिन हमने उसको दिए हैं पेमेंट करने के, यानी कि नेट 30 डेज हैं, लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर पे करता है तो उसको 3% का कैश डिस्काउंट मिलेगा जब भी वो पेमेंट लेकर आएगा। तो जब हम सेल को रिकॉर्ड करेंगे वो तो 1,50,000 पे ही करेंगे, राइट। तो हमने आमिर बुक शॉप को सेल की है बुक्स 1,50,000 की क्रेडिट पे, जाहिर सी बात है, इसीलिए हम उसको कैश डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखें अब एक और चीज टेस्ट होगी कि क्या है ये, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है। तो अगर आपको इस तरह से कैश डिस्काउंट कहीं पे लिखा हुआ होगा तो मैंने आप लोगों को बताया वो एक बहुत बड़ी हिंट है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट पे हुई है। ठीक है, तो दिस इज योर क्रेडिट सेल। आप सेल डे बुक में जाएंगे, सेल डे बुक में गए, आमिर बुक शॉप को आपने 1,50,000, इसमें आपको कोई दो कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सवाल के अंदर नोट्स रिसीवेबल तो है ही नहीं, है ना। नॉर्मल रिसीवेबल है तो आपने एक ही कॉलम में बनाना है, उसकी कोई ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन नहीं है। फिर आपके पास आखिरी दिन ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, आमिर बुक शॉप सेटल देयर अकाउंट इन फुल आफ्टर अवेलिंग द कैश डिस्काउंट, यानी कि वो विद इन 15 डेज आ गए, 5 दिन के बाद ही आ गई पेमेंट लेके, एंड दे गॉट एंटाइटल्ड टू व्हाट, द डिस्काउंट, राइट। तो 1,50,000 का उनको 3% यानी कि 4,500 उनको मिल गया डिस्काउंट, अलाउ हो गया। और जो रिमेनिंग 1,45,500 रुपीज है वो उन्होंने हमें कैश में पे कर दिया, और वो हम लिखेंगे रिसीवेबल्स के कॉलम में, राइट। अब ये काम तो आपका हो गया, ठीक है, ये काम आपका हो गया। आपने इसको जी इस तरह से हर डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया। अब बारी किसकी आई, महीना खत्म हुआ, अब आपको क्या करना है, जनरल लेजर सिर्फ बनाना है, सिर्फ जनरल लेजर का बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहली डे बुक को किस तरह से हमने सीखा था, हम डे बुक बाय डे बुक चलते जा रहे थे, राइट। पहली डे बुक को आपने देखा जो आपने बनाया हुआ था परचेजेस है। अब आप इस सेपरेट वाले में आते हैं तो बेहतर होगा।
जब आप परचेजेस डे बुक में आते हैं तो आपको ये नजर आ रहे हैं दो टोटल के कॉलम से आगे जो दो कॉलम्स हैं, 25,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्रेडिट परचेजेस जो कि आपने नोट्स इशू करके खरीदी, राइट, क्रेडिट परचेजेस जिनके अगेंस्ट आपने नोट्स इशू किए। 4,69,000 वो क्रेडिट परचेजेस हैं जो कि आपने नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स के ऊपर की, नॉर्मल सिर्फ आपने उनको परचेज इनवॉइस इशू कर दी बस, राइट। तो आपके पास क्या सिचुएशन है, टोटल परचेजेस आपने कितनी की है क्रेडिट पे 4,94,000। तो अब इसकी जो ट्रांसफर एंट्री है वो क्या पास होगी, अब यहां से शुरू हो रही है ट्रांसफर टू जनरल लेजर। परचेजेस आपकी डेबिट हो रही है 4,94,000 से, लेकिन जो लायबिलिटीज अब क्रेडिट होंगी वो ब्रेक करके होंगी, नेचुरली सी बात है, क्यों, क्योंकि नोट्स पेबल आपकी एक स्पेशल एक लायबिलिटी जो कि डिफरेंट होती है क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट या टोटल अकाउंट से, राइट। तो अगर किसी ने यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख दिया तो वो भी ठीक है, क्योंकि टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, पेबल कंट्रोल अकाउंट, राइट। कंट्रोल अकाउंट को हम टोटल अकाउंट भी कहते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट लिखा है वो भी ठीक है, बस बात जो मैंने टेस्ट करनी थी वो ये करनी थी कि 4,94,000 से परचेजेस अगर डेबिट होगा तो नोट्स पेबल अलग होता है, ये बात हम कर चुके हैं। नहीं टी अकाउंट में गया ना बच्चे, पहले डे बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हो फिर आप टी अकाउंट्स बनाते हो ना। अब इस सवाल के अंदर मैंने टी अकाउंट्स नहीं मांगे आपसे, बनाना होता तो बनाते। मैंने बस यहाँ पे ये टेस्ट किया है कि अगर मैं आपसे ये पूछती कि भाई आप मुझे टी अकाउंट्स बना के दो तो आप फिर कौन से अकाउंट को क्रिएट करते हैं, कितनी फिगर से बनाते हैं, टी अकाउंट्स बनाते हैं। मैंने इस सवाल में मांगे हुए नहीं है, मैंने इस सवाल में एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि टी अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम बहुत लग जाता, फिर टेस्ट बहुत लंबा हो जाता। आप मुझे सिर्फ यही लिख के दे दो कि आप डे बुक्स को देखते हुए कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो आपने पहली डे बुक उठाई, आपने कहा परचेजेस है, तो क्रेडिट परचेजेस रिप्रेजेंट कर रहा है, 4,94,000 इस डे बुक का टोटल है, तो परचेजेस का अकाउंट मैं करूंगी डेबिट या करूंगा डेबिट 4,94,000 से, और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करूंगा 4,69,000 से, और नोट्स पेबल का अकाउंट क्रेडिट करेंगे 25,000 से। जी मैम मैंने वो नोट्स पेबल की अलग एंट्री पास की है और बाकी क्रेडिट की अलग की है। कोई बात नहीं, परचेजेस पहले आपने परचेजेस डेबिट किया 4,69,000 से, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट किया 4,69,000 से, इस तरह किया, ठीक है, सही है। फिर बाद में परचेजेस डेबिट किया 25 से और नोट्स पेबल क्रेडिट किया 25,000 से, ये भी ठीक है। ऑन अ नेट बेसिस, ऑन अ टोटल बेसिस क्या हो रहा है, इस पूरी डे बुक को देखते हुए परचेजेस हमारे टोटल डेबिट हो रहे हैं 4,94,000 से, भले आप एक सिंगल एंट्री में दिखाओ, दो सेपरेट एंट्रीज में दिखाओ, आंसर आपका सही है। नोट्स पेबल की एंट्री होगी नोट्स पेबल के टी अकाउंट के अंदर, हम एक टी अकाउंट खोलेंगे जिसका टाइटल होगा नोट्स पेबल, ये हम कर चुके हैं क्लास में, रिवाइज करो आप लोग, ठीक है, ये लेक्चर्स रिवाइज करो, ये बात हम कर चुके हैं। नोट्स इशू जब होते हैं तो हम इनके टी अकाउंट सेपरेट बनाते हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात, सही है। आपने 4,69,000 से टी अकाउंट खोलना है क्रेडिटर्स का, टी अकाउंट से फर्दर आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप जरा लिख लो दोबारा, सही है। तो परचेज डे बुक क्लियर हो गया, परचेज डे बुक में आपने, क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट किस्म की क्रेडिट परचेजेस थी, तो आपने क्या किया, परचेजेस को डेबिट किया 4,94,000 से, नोट्स पेबल क्रेडिट किया 25,000 से, और अकाउंट पेबल क्रेडिट किया या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट किया 4,69,000 से, ठीक है। दूसरी डे बुक पर आते हैं, सेल्स डे बुक के टोटल को जब आपने चेक किया, बच्चे उस्मान कंट्रोल अकाउंट टी अकाउंट ही तो होता है जनरल लेजर के अंदर, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो डबल एंट्रीज हैं जो मैं नीचे टेस्ट कर रही हूँ ये यही तो है, मैंने आपको ये कहा है कि आप मुझे टी अकाउंट बना के मत दो, बस मुझे ये बता दो कि अगर आपको टी अकाउंट बनाने होते तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट करते, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते। तो आप मुझे ये बता रहे हो कि जी परचेजेस का अकाउंट हम खोलेंगे टी अकाउंट, उसको हम डेबिट कर देंगे,
क्रेडिटर्स का कंट्रोल अकाउंट खोलेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, और नोट्स पेबल का एक और टी अकाउंट खुलेगा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 25,000 से। बस डिफरेंस ये मैंने आपको ये बता दिया, मुझे टी अकाउंट मत बना के दो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि कौन सा टी अकाउंट डेबिट, कौन सा टी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो कंट्रोल अकाउंट में जा रहा है ना, देखो 4,69,000 जा तो रहा है कंट्रोल अकाउंट के अंदर, आगे भी डबल एंट्रीज आएंगी कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात? मैंने सिर्फ आपको मतलब आसानी आपके लिए कर दी है, वरना टेस्ट बहुत लंबा हो जाता। टी अकाउंट आपको बनाने आ गए, इसलिए मैंने कहा कि मैं टेस्ट वो ना करूं, राइट। मैं सिर्फ आपसे ये पूछती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट अपना बता दो कि कौन सा अकाउंट का डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। अब हम आते हैं इधर सेल्स डे बुक के टोटल पर आते हैं। तो सेल्स डे बुक का टोटल है 1,50,000। ये टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पूरे महीने में हमने टोटल क्रेडिट सेल्स की है 1,50,000 की। तो ये काम हम कर चुके हैं परचेजेस डे बुक को देखते हुए। अब हम आते हैं इधर, आपने टोटल क्रेडिट सेल्स की है 1,50,000 से। इत्तेफाक की बात है कि उसमें सिर्फ एक ही आइटम था, ज्यादा भी होते तो हम टोटल को ही पिक करते, हम कहते हैं सेल्स हमारी हो जाती क्रेडिट और क्या डेबिट हो जाता? डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, राइट। यानी कि आप रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट सेम चीज, और सेल्स को आपने इनकम आपने क्रेडिट कर दी 1,50,000 से। इज दैट क्लियर? जी जुलेखा, मोहसिन, उस्मान, क्लियर है बच्चे? ठीक है, जबरदस्त। अब आप आते हैं कैश रिसीट बुक में। जी जुलेखा, आपका क्वेश्चन है कोई? चलो आप टाइप कर लो अपना क्वेश्चन। अब हम आते हैं किस पे? कैश रिसीट बुक में आते हैं। और जब हम कैश रिसीट बुक में आते हैं तो अब हमें जो डबल एंट्रीज पास करनी है जनरल लेजर में महीने के आखिर में, वो तो पास करनी है टोटल्स को देखते हुए। और हमारे पास हर टाइप ऑफ, हर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग कॉलम्स है, इसीलिए हमारे लिए आसानी हो जाती है थोड़ी। रिसीवेबल्स का टोटल कॉलम, ये तो कॉलम में जितने भी आइटम्स होंगे वो क्या बता रहे होंगे कि ड्यूरिंग द मंथ हमें हमारे रिसीवेबल्स ने, हमारे डेटर्स ने इतने पैसे दिए हमें। कैश सेल्स में जितने भी आइटम्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई टोटल हमें कैश सेल्स इतनी हुई। अदर रिसीट में ये कि इंडिविजुअल और फिर हमें देखना पड़ेगा। और डिस्काउंट अलाउड का कॉलम भी सिमिलर नेचर ऑफ आइटम्स के लिए होता है। पहले हम देखते हैं इसको, टोटल के कॉलम को हम कर देंगे इग्नोर। क्यों? क्योंकि टोटल के कॉलम में तो दुनिया जहान की सारे आइटम्स का आपने फिगर लिखा हुआ है। फिगर ये आपके पास कैपिटल है जो कि क्या है? अदर रिसीट है। ये आपके पास कैश सेल है, ये आपके पास रिसीवेबल का बैलेंस है। तो अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग देख लेते हैं इनको। 1,45,500 ये टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पूरे महीने में हमें रिसीवेबल से पैसे रिसीव हुए 1,45,500। अब यहाँ पे मैंने देखे अलग अलग डबल एंट्रीज पास की आपकी आसानी के लिए। यानी कि मैंने ये कर दिया, बैंक को कर दिया डेबिट 145,500, कैश रिसीव हुआ। किसी ने अगर इसको कैश को भी डेबिट कर दिया और 2 कॉलमनर कैश बुक बनाया, ये भी ठीक है। और क्रेडिट क्या हो गया? डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। रिसीवेबल्स ने हमें ये पैसे पे किए तो हमने रिसीवेबल्स का बैलेंस कम कर देना है 1,45,500 से। दूसरे कॉलम के टोटल पे चलते हैं, ये काम आपने कर लिया। फिर आप चलते हो कैश सेल्स पे। कैश सेल्स की डबल एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट 2,60,000 से। तो हम नीचे गए, कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा क्रेडिट 2,60,000 से। किसी को इश्यू होगा वो मुझे से पूछ ले, ठीक है। लेकिन अभी मैं फ्लो में चलती जा रही हूँ। अदर रिसीट्स में जाते हैं, टोटल इसका आ रहा है 2 लाख। लेकिन अदर रिसीट्स के कॉलम की हेडिंग देख के हमें पता नहीं लग रहा कि नेचर क्या है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसके आइटम पे जाके पर्टिकुलर्स को चेक करेंगे। तो पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है कैपिटल। तो हमें ये पता लग रहा है कि इस ये 2 लाख भी क्या है, हमें कैश या बैंक रिसीव हो रहा है, बिजनेस को रिसीव हो रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट? कैपिटल के अगेंस्ट, राइट। तो हमने क्या कर दिया, कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा 2 लाख से और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल।
और हम इसको अदर रिसीट्स क्रेडिट नहीं करेंगे। फोलियो ट्रांजैक्शन, फोलियो ट्रांजैक्शन से क्या मतलब? सही है, आप अपना क्वेश्चन लिख लो, मैं फिर इंशाल्लाह उसको देख लेती हूँ। कैश विड्रॉ करके बैंक, वो तो कुछ और है। वो तो मैं अगर ये लिख रही होती कि भाई टुक कैश एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी कि कैश टिल में से, कैश इन हैंड में से पैसे निकाल के बैंक में डिपॉजिट कर देना, वो तो ट्रांजैक्शन ही एक डिफरेंट वर्डिंग में होगी। ये वो बात नहीं कर रहा। ये क्या कह रहा है कि इन्वेस्ट किया था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि ओनर ने अपने पास से कहीं से पैसे जमा करके बैंक में डिपॉजिट किए। कैश बुक में आएगी ना, देखो कैश बुक में तो है, ये कैपिटल के फॉर्म में है ना, कैपिटल है ये कैश इन हैंड से थोड़ी उठाया उसने, कैश इन हैंड तो था ही नहीं, उसने तो बिजनेस शुरू किया। और किस तरह से शुरू किया उसने? बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए, अपने पर्सनल पैसे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर। तो वो कैपिटल है, दैट इज नॉट कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, दिस इज कैपिटल टू बैंक। वही है बच्चे जुलेखा, ये वही वाला क्वेश्चन है जो हम कह रहे थे, टेस्ट वाला ही है, ठीक है, ये वही वाला सवाल है। अब हम सिर्फ उसकी पोस्टिंग देख रहे हैं, डबल एंट्रीज क्या पास होंगी, ठीक है। तो एनीवे ये आपका हो गया कैपिटल। 2 लाख रुपए से ओनर ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी 2 लाख रुपए की, तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करके या कैश को, ये इसमें तो खैर बैंक ही डेबिट होगा क्योंकि उसने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि जो 2 लाख रुपए ये कैश एट बैंक से हमने शुरू किया, तो ये बैंक आपका डेबिट हुआ 2 लाख से, और क्या क्रेडिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है जुलेखा? ठीक है, यूर ऑन द सेम पेज, समझ आ गई? ये वही वाला सवाल है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपके पास इस बुक का आखिरी कॉलम कौन सा रहता है? डिस्काउंट अलाउड। 4500 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपने रिसीवेबल से 4500 रुपए नहीं लिए जो लेने चाहिए थे, यानी कि आपके पास पैसे आई ही नहीं, आपने ये एक्सपेंस इनकर कर लिया। इसकी डबल एंट्री हम कर चुके हैं। क्या होती है डबल एंट्री? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, जो कि आपका एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, टोटल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, राइट, 4500 से, राइट। अब इत्तेफाक से ये जो टोटल्स है इन सब की, मतलब टोटल ये कैसे आए, ये इंडिविजुअल फिगर्स ही है, उसमें एक एक, हर कॉलम में एक एक आइटम ही आ रहा है, राइट। लेकिन अगर एक से ज्यादा होता है तो हमने क्या करना, हम हमेशा क्या पिक करते हैं, हम टोटल्स को पिक करते हैं, राइट, ये बात ख्याल रखिएगा। फिर आप आ जाए कैश पेमेंट बुक में। कैश पेमेंट बुक में अगेन हम टोटल का जो कॉलम है उसके टोटल को कर देंगे इग्नोर, क्योंकि इसमें भी हर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें आ रही है। हम अलग अलग कॉलम्स को चेक करते हैं। पेबल्स का कॉलम क्या बता रहा है कि आपने ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द मंथ 2,20,000 की पेमेंट की, किसको? अपने क्रेडिटर्स को। उस्मान आप अपने एग्जामिनर को ये तो नहीं बोलते ना कि आपने इस तरह से क्यों क्वेश्चन बनाया है, डायरेक्टली कुछ और ही पूछ लेते हैं। जो मैं टेस्ट ही यही करना चाह रही हूँ, तो मैं क्यों आपसे लेजर, जनरल लेजर बनवाती? मैंने टेस्ट ही यही करना था। कंफ्यूजिंग क्यों हो रहा है? कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए ना। मैंने आपसे सिर्फ ये बोला है कि आप, बल्कि मैंने तो आसानी की आपके ऊपर, मैंने कहा कि टी अकाउंट्स मत बनाओ, मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर टी अकाउंट्स बनाते तो कौन सा डेबिट करते, कौन सा क्रेडिट करते। और डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं? टी अकाउंट्स बनाने से पहले हम कोशिश करते हैं कि हम डबल एंट्रीज को अपने पास कहीं लिख लें ताकि गलती ना हो, राइट। इवन दो आप आईकैप एग्जाम में यही करोगे, आप डायरेक्टली पोस्टिंग ही कर रहे होगे टी अकाउंट्स के अंदर, लेकिन पहला स्टेप जो बेबी स्टेप है हम वो यही तो सीखते हैं कि पहले हमारी डबल एंट्रीज तो पक्की हो, फिर हम पोस्टिंग उसको करेंगे, टी अकाउंट पे डायरेक्टली बनाना शुरू करेंगे। तो मुझे बड़ा उसमें मुझे पता है कि डबल एंट्रीज में मसला होता है। अच्छा, डबल एंट्री के काम की कंफ्यूजिंग, नहीं नहीं नहीं, सिस्टम के बारे में आप कह रहे हो। अच्छा, अब उसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकती ना कि सिस्टम ऐसा क्यों है, उसकी भी अपने बेनिफिट्स हैं।
ठीक है, अपने उसके बेनिफिट। आई थॉट आप मुझे कह रहे हो कि भैया आपने ऐसा सवाल क्यों बनाया, डायरेक्टली थी अकाउंट की पोस्टिंग पूछ लेती हैं कुछ ऐसे। चलो ठीक है, सही है। तो अब उसमें भी हम चलो ठीक है, इंशाल्लाह मोहसिन उसको देख लेते हैं। तो उस्मान बस अब देखो ये हमें मुश्किल लग रहा है ना, क्योंकि हमें पेपर पे खुद बनाना पड़ रहा है। जब आप प्रैक्टिकली इसको देखोगे ना, तो प्रैक्टिकली हो सकता है कोई बिजनेस जो है वो डे बुक्स मेंटेन करता ही ना हो। हमें तो लेकिन पढ़ना है ना, वी हैव टू स्टडी दीज, क्योंकि अगर किसी आप किसी फर्म में जाते हैं, किसी बिजनेस में जाते हैं, वहां पे अगर वो डे बुक्स को फॉलो कर रहा है तो यू शुड नो ना कि कैसे बनता है। लेकिन वैसे आई थिंक एज एन ऑडिटर ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं देखा डे बुक्स को। एज एन ऑडिटर किसी भी फर्म के अंदर हम डायरेक्टली लेजर्स में ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हम टी अकाउंट्स नहीं जाते, हम टी अकाउंट्स के थ्रू ही ऑडिट कर रहे होते हैं, हम डे बुक्स में जाते ही नहीं है। और पता नहीं डे बुक्स कोई बड़े बिजनेसेस बनाते भी हैं, ये नहीं बनाते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये वही वाली बात है, देखो अकाउंटिंग में एटलीस्ट इंट्रो टू अकाउंटिंग में काफी चीजें आप थ्योरेटिकल भी पढ़ोगे, ऐसी चीजें जो कि बस आपको एग्जाम के लिए पढ़नी जरूरी है ताकि आपको पता हो कि भाई क्या होता है, राइट। तो अगर कहीं पे वो फॉलो चीज हो रही है तो आपको मुश्किल ना आए। लेकिन हो सकता है कि प्रैक्टिकली इस तरह से ना हो रहा हो कहीं पे अगर आप जाते हो तो, ठीक है। बट यू नीड टू नो, अब करना है, अब पढ़ना है, अब क्या करें, है ना। लेकिन उससे आसानी भी देखो हो जाती है, आप पहले रिकॉर्डिंग करो तो फिर आप मतलब आप चीजें पकड़ में आती है सारी चीजें। जो इतना लिखना और इतनी रिकॉर्डिंग और इतना उसका हर चीज का ट्रेल रखना, इसका फायदा क्या होता है, आपकी अगर गलती हो जाती है ना तो वो पकड़ी जाती है, फिर मतलब वो गुम नहीं जाती, आप परेशान नहीं हो जाते कि पता नहीं गलती मैंने की क्या है। आप दोबारा से अपनी बुक्स में जाके चीजों को खंगालते हो तो यू गेट टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। ये बात हम कह सकते हैं, ये फायदा है इस अकाउंटिंग सिस्टम का। और ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी जो सारी अकाउंटिंग है ये किससे हमारी डेवलप हुई है। पहले सारा क्या हो रहा था, सारा मैनुअल सिस्टम होता था। तो ये दिस वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनुअल सिस्टम, क्योंकि मैनुअल सिस्टम में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते थे, राइट। यार मुझे थैंक यू कह रहे हैं, नथिंग टू थैंक अबाउट, राइट। ठीक है, तो इस वजह से अब पढ़ना है, पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसमें तो आप नाराज नहीं है ना मेरे से कि क्यों आपने टेस्ट ऐसा क्यों बनाया, सही है, ठीक है। चलें जी, 2,20,000 से आपका क्या हुआ, पेबल्स आपको आपने पेमेंट किया है तो कैश या बैंक आपने क्रेडिट करना है, और 2,20,000 से क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट या चले, थैंक यू सो मच, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट आपने डेबिट कर देना है 2,20,000 से, ठीक है। जल्दी से इसको खत्म करते हैं, आज हम कोई कंट्रोल अकाउंट में सवाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह मैं आप लोग, चले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं फिर मैं इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ। कैश परचेजेस डबल एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताएं। 50,000 टोटल अमाउंट से डबल एंट्री क्या होगी, जुलेखा, उस्मान। कैश परचेजेस, कॉलम को देखा, कॉलम की हेडिंग में आ रहा है कैश परचेजेस, आपने कहा ओ इसका मतलब है 50,000 की हमने कैश के थ्रू परचेजेस की। परचेजेस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अदर पेमेंट्स पर आए, अदर पेमेंट्स का मुझे जल्दी से बताएं। अदर पेमेंट्स है 85,000। जब आपने इसकी हेडिंग चेक की तो आपको पता चला कि इसकी हेडिंग है अदर पेमेंट, लेकिन अदर पेमेंट नाम का कोई टी अकाउंट तो होता ही नहीं है ना। हमें क्या करना है, हमें फिर अदर पेमेंट्स के कॉलम में जाके देखना है कि वो उस इंडिविजुअल इन दोनों आइटम्स की नेचर क्या थी। इससे हमें स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, वेरी गुड, 70,000। और दूसरा आइटम ड्रॉइंग डेबिट, कैश क्रेडिट, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ आ रही है, जबरदस्त। तो पहला आपने हमने ये कर चुके। अब ये देखें, मैंने इसको एक ही डबल एंट्री में पोस्ट कर दिया, स्टेशनरी को डेबिट किया, ड्राइंग को डेबिट किया 15,000 से और बैंक को क्रेडिट कर दिया 85,000 से, सेम थिंग, राइट। दोनों आपने जो दोनों मुझे अलग अलग बताए उसमें क्या हो रहा था, कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा था, राइट। तो वो मैंने उसका इम्पैक्ट टोटल ले लिया, 85,000 से दोनों आइटम्स को मिला के क्रेडिट हो रहा है, लेकिन डेबिट में आपके पास दो अलग अलग चीजें हैं। आखिरी कॉलम आपके पास क्या रहता है, डिस्काउंट रिसीव्ड का 74,000, डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, और इसका हम कंट्रोल अकाउंट में भी आप सही तरीके से पढ़ चुके हैं। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट क्रेडिट 74,000 से, ठीक है।
अब आपने देखे जो जनरल जर्नल आपके पास आखिरी डे बुक है, जनरल जर्नल में आपने इत्तेफाक से जनरल जर्नल का फॉर्मेट भी एग्जैक्टली डबल एंट्री के फॉर्मेट पे ही होता है ना, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स होते हैं। तो अगर कोई ट्रांसफर एंट्रीज इसकी ना बनाए, सिर्फ मुझे ये जनरल जर्नल सामने नजर आ रहा होगा, उसको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी ट्रांसफर एंट्रीज बताने की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें साफ एक्सप्लिसिटली नजर आ रहा है कि आपने बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट करना है, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट करना है और कैपिटल क्रेडिट करना है। तो ये एक डे बुक है, लेकिन इसमें भी डबल एंट्रीज के फॉर्मेट पे, डबल एंट्री के फॉर्म में आपने चीजों को लिखते हैं हम हमेशा। तो उसमें मुझे फिर टेंशन नहीं थी कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा सवाल था, राइट। मैंने इसमें कोशिश की थी कि मैं इसको थोड़ा मुश्किल बनाऊं और सारी चीजें टेस्ट करूं। अब अगर आपसे सवाल ठीक नहीं हुआ था, खैर है, समझ आ गई। अब सवाल ठीक ना हो, मिस्टेक्स की हो, वो उसकी कोई खैर है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं बात को आपको समझाऊं, जब हम टेस्ट पेपर को डिस्कस करें, तब अगर आपको बात समझ में आ जाए, चीजें क्लिक कर जाए, दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। जी उस्मान, मोहसिन, जुलेखा, भले जिस तरह भी था, जो भी आपने सोचा था, अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। चलो ठीक है, लेकिन उस्मान अब आपको मेरी बात समझ आ गई? जो हमने डिस्कस किया वो क्लिक कर गया आपको कि हाँ अच्छा ये ऐसे होना था, हाँ ठीक है, ये बात हो गई। अब तो क्लियर है। अच्छा एक और टेस्ट ले लूं? अच्छा चलो मैं देखती हूँ, ठीक है। I'll try to make another test paper. अच्छा आपका उसमें भी बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होता है, लेकिन मैंने देखा था डिसऑनर्ड तो कैश की एंट्री पर। नहीं जुलेखा, जो आपने जो कल हम जो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड है ना, वो तो कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, वो दैट इज समथिंग एल्स, वो कुछ और है। मैंने इसमें आपको बताया था जो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जब हम बात कर रहे थे ना कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर, वो तो उसमें आप एक काम करो, क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है। दैट इज समथिंग एल्स, डोंट मिक्स दैट अप, वो अलग चीज है, ये अलग चीज थी। यहाँ पे क्या था कि परचेज करते हुए आपने नोट्स इशू कर दिए फौरन से। जो हम कंट्रोल अकाउंट्स में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे 17 जून को ये बात यहाँ तक लिखी होती, सिर्फ नोट्स की इशू की बात ना होती, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि 50,000 रुपए कैश हुआ, पेमेंट हुई, और रिमेनिंग 25,000 जो है। मेरा ये नया सवाल है कि कंट्रोल अकाउंट को इंक्लूड ना करें, मतलब कंट्रोल अकाउंट को इंक्लूड ना करें। आई डिडंट गेट दैट, समझ नहीं आ रही आपके सवाल की। मतलब यहाँ पे कहीं पे कंट्रोल अकाउंट ना लिखें, आप ये कह रहे हो? यहाँ पे क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट ना लिखें, वहां पे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट ना लिखें, ये बात कह रहे हो? सिर्फ रिसीवेबल अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट लिख लें। रिसीवेबल और पेएबल अकाउंट तो लिखना ही है, राइट। इतनी बात तो मैं यहाँ से आपको समझ में आ गई। रिसीवेबल अकाउंट क्यों लिखेंगे? टाइटल इसका रिसीवेबल क्यों आएगा? क्योंकि वो आपने क्रेडिट पे परचेज किया। जी जुलेखा, आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं, आई कांट हेयर यू। देखो उस्मान, अभी जहां जहां कंट्रोल अकाउंट है हम उसकी डबल एंट्री मतलब बना लेंगे, टी अकाउंट बना लेंगे। हाँ, जनरल लेजर की जो ये ट्रांसफर एंट्री पास की उनसे अब आप, लेकिन बनाना नहीं है, सवाल में मैंने मांगा हुआ नहीं है। जुलेखा, मुझे आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही बच्चे, आपका शायद थोड़ा माइक का इशू हो। जी हेलो, हाँ जी अब आ रही है। जी जी मेरा ये मतलब था कि जो डिसऑनर जब हम चेक करते हैं ना, तो हम कैश रिसीव करते हैं और रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं, फिर बाद में वो डिसऑनर्ड हो जाता है, तो रिसीवेबल डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। तो इसमें डिसऑनर्ड कैसे हुआ? इसमें तो डिसऑनर्ड नहीं हुआ था, इसमें तो डिसऑनर्ड था ही नहीं। कहाँ है डिसऑनर्ड यहाँ पे? नहीं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज की डिसऑनर्ड की आपने कल एंट्री पास की थी ना, अच्छा, उसमें। वो आप उस सवाल की बात कर रहे हो? इस टेस्ट में तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा, आई गॉट कंफ्यूज। आई थॉट कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे कोई डिसऑनर हुआ है। नहीं। अच्छा, वो मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट। सही। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मेरा न्यू सवाल है असाइनमेंट, ठीक है। आई एम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है,
ठीक है, मैं आपको भी समझाती हूँ, 2 मिनट दो बस। मोहसिन ने पहले सवाल पूछा था, पहले मैं मोहसिन का सवाल का जवाब देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कर दूं, म्यूट कर दूं आपको? हाँ ठीक है। चले ठीक है, ओके। चले, ये टेस्ट क्लियर है? ठीक है, टेस्ट में कोई मसला आई होप नहीं है, राइट? अब उस मोहसिन आपने कोई सवाल पूछा था, मोहसिन आपने सवाल पूछो कंट्रोल अकाउंट में एडवांस रिसीव से आपको क्या बिल्कुल इसी तरह आप बनाते हैं उस्मान। आप चाहो तो आप मुझे बना के भेज दो ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जो भी आपको करना है ना, कंट्रोल अकाउंट बनाना है, आप मुझे दोनों कंट्रोल अकाउंट बना के इन डबल एंट्रीज को देखते हुए भेज दो, सही है? मुझे व्हाट्सएप कर दो। चले उस्मान, सॉरी मोहसिन, आपको क्या सवाल था बच्चे एडवांस से रिलेटेड? जल्दी से पूछ लो, फिर मैं उसका करना है, सुलेखा का भी क्वेश्चन करना है जी। नहीं मैम, मैं असल में कंफ्यूजन मुझे ये हो रही है कि अगर सेल्स कंट्रोल अकाउंट में एडवांस रिसीव्ड दिया गया हो सेल्स तो कब एडवांस रिसीव दिया हुआ कि हाँ ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपने कोई एडवांस रिसीव किया है, ठीक है, तो टोटलिंग के बाद मैं ये पूछ रहा हूँ कि कब ये क्रेडिट होगा डेबिट साइड में और कब नहीं होगा। मैं हर सिनेरियो से समझना चाह रहा हूँ। कब क्रेडिट होगा? जैसे देखो, कंट्रोल अकाउंट के सवाल में आपको एडवांस दिया होगा इस तरह से कि आपको ड्यूरिंग द पीरियड की लिखा हुआ होगा ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज, ठीक है? हमें नॉर्मली पूरे साल का ही बनाना होता है और उसमें ये लिखा हुआ होगा एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है, या फ्रॉम कस्टमर, सिर्फ ये लिखा हुआ होगा ₹10,000, ठीक है? अब आपको ये पता है कि इस साल की ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है? इस साल हमें पैसे मिले, राइट? और वो पैसे कौन से थे? वो एडवांस थे, किससे? कस्टमर्स से। तो इतनी बातों में समझ में आ गई कि कैश या बैंक तो होना है डेबिट और इसी साल डेबिट होना है, राइट? अब जब हम क्रेडिट करेंगे, इसमें सिनेरियोस तो मुख्तलिफ नहीं है, इसमें तो हमेशा यही होगा, इसमें हमेशा यही होगा, रिसीवेबल कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा। मैम मैं टी अकाउंट के हवाले से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये भी मैं टी अकाउंट के हवाले से बता रही हूँ। आपका जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा, जो रिसीवेबल, ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से सेम। तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में हमेशा जो आपको एडवांसेस उस साल मिले, खास उस साल आपको रिसीव हुए, वो आपने हमेशा क्या करना है? क्रेडिट करना है, ठीक है? और अगर साल के आखिर में पोजीशन ये है कि आपने अभी तक उन एडवांसेस के अगेंस्ट पैसे नहीं दिए, सप्लाई नहीं किए गुड्स, तो आप क्या कर दोगे? लायबिलिटी बुक कर लोगे। तो कैरेट डाउन में वही फिगर 10,000 की यहाँ आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। जी मैम, मैं यही पूछ रहा हूँ, जब ये टोटलिंग होगी दोनों साइड्स की, तो ये अगर हमने पे किया है या नहीं किया, ये ऐड होंगे बीच में? हाँ, ये हम खास अलग से खुद लिखेंगे। ऐड होने से क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आप यहाँ पे मीन्स हमने गुड सप्लाई नहीं की, हमने कैरी डाउन लिख दिया यहाँ डेबिट साइड पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम टोटल करेंगे तो ये उसमें ऐड होगा, ये नहीं करेंगे? बिल्कुल होगा ना। यहाँ पे डेबिट साइड पे ये 3 फिगर्स है ना, इनमें ये ऐड होगा, बिल्कुल होगा, शामिल होगा इसमें ये। और अगर हमने सप्लाई कर दी है, सप्लाई कर दी है, तो फिर आप कहोगे फिर कैरेट डाउन 0 हुआ ना, उससे रिलेटेड लायबिलिटी नहीं हुई ना। आपने ये कहा कि आपने उस साल में एडवांस रिसीव किया था और उसी साल बाद में कभी किसी टाइम पे आपने उन एडवांसेस के अगेंस्ट गुड्स भी सप्लाई कर दिए। तो हम इन एडवांस को डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे लिख क्यों रहे? क्योंकि हमें पता है कि हमने ये पैसे ही इस साल रिसीव किए, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है हमें इस साल, बैंक को डेबिट करना है, तो क्रेडिट क्या करना है? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। और अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि जो 10,000 रुपए आपने किसी भी फॉर एग्जाम्पल जनवरी में एडवांस रिसीव किया था और आपने जुलाई के महीने में उस 10,000 के अगेंस्ट, बिल्कुल क्रेडिट साइड पे भी ऐड होगा। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि जुलाई के महीने में आपने 10,000 रुपए के अगेंस्ट गुड्स भी सप्लाई कर दिए थे,
तो इसकी इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ये है कि अब जो कैरेट डाउन है वो आपका जीरो है। साल के आखिर में आप ये कहोगे ना कि हाँ भाई मैंने जनवरी में एडवांस लिया था, लेकिन मैंने जुलाई के महीने में एडवांस के अगेंस्ट मैंने गुड्स भी सप्लाई कर दिए, तो 10,000 यहाँ पे आ गया, जीरो आपने कैरेट डाउन यहाँ लिख दिया। ऐसा मैं आपको 2 मिनट के लिए म्यूट करेंगे तो मैं आपको ऑन करती हूँ, ठीक है? नहीं, मैं यही बता रही थी कि दूसरी जो एंट्री रिसीवेबल के पास करेंगे तो उससे ये कम हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा एडवांस। एंट्री क्या होगी? वो सेल की एंट्री होगी ना। सेल की एंट्री में 10,000 रुपए शामिल होंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ। तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो होता क्या है, मैं जरा इसके पीछे आपको बताती हूँ। होता क्या है, मैंने आपको, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि भाई ड्यूरिंग द पीरियड मैंने एडवांसेस रिसीव किए थे ₹10,000 के, ठीक है, और मैं आपको ये कहूँ कि मैंने ड्यूरिंग द पीरियड सेल्स की थी, क्रेडिट सेल की थी, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए की। सेल से क्या मतलब होता है? सेल से मतलब होता है गुड्स को सप्लाई कर देना, राइट? और वो क्रेडिट सेल का क्या मतलब है? मैंने गुड्स को सप्लाई तो कर दिया लेकिन उधार पे, राइट? ये बात समझ आ गई? तो मैं आपको एक साइड पे कह रही हूँ कि मैंने एडवांसेस रिसीव किए थे 10,000 की। आप कहेंगे कि अच्छा उसी साल रिसीव हुए थे? मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा ठीक है, डबल एंट्रीज का मतलब है उसी साल मुझे शो करनी है बैंक डेबिट और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ये आपने कर दिया, यहां तक तो क्लियर है ना? फिर बात ये आती है, अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ठीक है ये सिचुएशन तो हुई दोनों, साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि साल के आखिर में जो हमने एडवांस रिसीव किया था ना उसके अगेंस्ट भी हम गुड्स सप्लाई कर चुके। ये फिगर क्या बताती है आपको? आपने टोटल कितने गुड्स सप्लाई किए, इसका मतलब है इस फिगर में 10,000 रुपए भी शामिल है। 10,000 रुपए के गुड्स भी शामिल है, राइट? सेल्स से आप क्या करते हो? सेल्स से रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट करते हो डेबिट। डेबिट करते हो। सेल से आपने यहाँ पे 50,000 रुपए लिख दिए, जिसके अंदर क्या शामिल है? इन 10,000 रुपए के अगेंस्ट जो गुड्स है वो भी शामिल है, ठीक है? नहीं, उसमें लिखा हुआ नहीं होगा कि ये सेल्स अगेंस्ट एडवांस है। नॉर्मली यही होता है, सेल्स की बस एक फिगर दी हुई होती है और उसके अंदर अगर सवाल में ये बात मेंशन हुई भी है ना कि इन एडवांसेस के अगेंस्ट ड्यूरिंग द पीरियड हमने सारे जितना भी सप्लाई करना था वो कर दिया, तो वो अंडरलाइन तो फिर अंडरस्टूड बात होती है। देन मैम ये क्रेडिट सेल कैसे हुई फिर, जब उसने एडवांस तो दे दिया हमें? बिल्कुल, अब उसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट है जो कि क्रेडिट सेल का नहीं है, तो उसको सेपरेट आउट नहीं करता, वो सेपरेट आउट नहीं करेगा, छोटा सा ही पार्ट है ना उसका। बिल्कुल ठीक बात है कि वो क्रेडिट सेल फिर 50,000 पूरी की पूरी 50,000 को हमें क्रेडिट सेल नहीं कहना चाहिए। 40,000 उसमें से क्रेडिट हो गई और 10,000 उसमें मतलब सही वाली सेल हो गई कि भाई जिसके अगेंस्ट हमें पैसे पहले ही मिल गए थे, वो क्रेडिट सेल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो क्वेश्चन में इस तरह से अलग कहता नहीं है, अलग करता नहीं। कर भी सकता है, कर भी सकता है उसको, ठीक है? ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन ये एडवांस दिया हुआ है, इसी दोबारा हमें कोई और कस्टमर एडवांस दे दे तो हम ये एक ही में ऐड करेंगे या वो अलग अलग लिखेंगे? क्यों एक ही में क्यों करेंगे? क्योंकि हम टोटल को लेके जाते हैं ना। कंट्रोल अकाउंट हमारा क्या है? टोटल अकाउंट है। तो अब इसमें एडवांसेस फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 कस्टमर्स ने डिफरेंट टाइमिंग्स पे दिए, मिस्टर ए ने हमें 5,000 दिए थे, मिस्टर बी ने भी हमें 5,000 दिए थे, तो हम टोटल 10,000 ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? अच्छा बिल्कुल। देखो एडवांस जो दिया होगा ना सवाल के अंदर, अगर एडवांसेस ओपनिंग एडवांसेस हैं या एडवांसेस ड्यूरिंग द ईयर कोई हैं, तो वो उसका आपको हिंट जरूर देगा कि इन एडवांसेस के अगेंस्ट क्या गुड सप्लाई हो गई है या नहीं हुई साल के आखिर तक, राइट? वो आपको ये बात जरूर बताएगा कि जो एडवांसेस भले ओपनिंग एडवांसेस दिए हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ हो, या ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई एडवांसेस लिए हुए हो, खास उस साल में आपको मिले हो, या तो पिछले सालों में मिले थे या इस साल मिले थे, उन एडवांसेस के बारे में वो आपको हिंट जरूर दे देगा कि साल के आखिरी दिन आने पर वो आपको बता देगा कि भी क्या पोजीशन है, क्या उन एडवांसेस के अगेंस्ट हमने गुड सप्लाई कर दिए, क्या वो सेल्स की फिगर में उनके अगेंस्ट जो गुड सप्लाई किया उनकी फिगर शामिल है या नहीं।
ऐसा हमने कभी कोई सवाल नहीं देखा ना। हमें हमेशा वो जो ये ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन की बात करता है, ये वाला क्रेडिट बैलेंस की जो कैरेट डाउन की बात करता है, उसके बारे में वो हमें हमेशा कोई ना कोई हिंट देता है। अगर उसने कोई बात नहीं की होती तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं इसका मतलब है कि भाई हो गए थे सप्लाई, उसने कोई बात ही नहीं की ना उसके बारे में, हम कहेंगे कि उसने सारा सप्लाई कर दिया। हमें अपनी तरफ से कोई क्रेडिट कैरेट डाउन लिखने की खुद से, तो हम ये कैरेट डाउन के बारे में 2 कैरेट डाउन आते हैं किसी भी कंट्रोल अकाउंट में, तो उसमें जो एबनॉर्मल कैरेट डाउन है उसके बारे में वो आपको कुछ ना कुछ जरूर बताता है। तो एबनॉर्मल कैरेट डाउन कौन सा है, ये एडवांसेस वाला ही है, तो उसके बारे में आपको जरूर बताएगा कि एडवांसेस के साथ हुआ क्या। नहीं बताएगा हम कहेंगे हो गया जो होना था, सप्लाई हो गए गुड्स 0। ठीक है ओके मैम ये एडवांस कंबाइन तो लिख देंगे, बट पता कैसे लगेगा कि किस किस से कितना लिया था? उसके लिए क्या यूज होगा, सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर हम क्यों बना रहे होते हैं? ओके मैम क्लियर हो गया। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही तो बात है, सब्सिडरी लेजर हम इसीलिए बना रहे होते हैं ताकि फिर हमें कस्टमर वाइज इंफॉर्मेशन मिल जाए कि अच्छा जी ए ने हमें दिया था 5000, बी ने भी हमें 5000 दिया था, टोटल हम इसमें लिखते हैं कंट्रोल अकाउंट में। अब देखो, अब मेरे ख्याल से अब आपको सिस्टम क्लियर हो गया पूरा, क्या जरूरत है। देखो कंट्रोल अकाउंट जनरल लेजर में टोटालिटी के बेसिस पे इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें समरी के लिए टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कस्टमर वाइज इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती समराइज करने के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, समरी होते हैं। समरी में क्या, हमें पूरी लिस्ट लिखनी होती है, मिस्टर ए से हमने इतनी सेल की, मिस्टर बी को इतनी की, नहीं, हमें टोटल सेल्स पता लग जाए काफी है। तो ये जो पूरा जनरल लेजर है ये किसको बनाने के लिए हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, समरी को, राइट। और अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए इंडिविजुअल कस्टमर्स या सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसके लिए आप खोल लो अपना सब्सिडरी लेजर, उसमें आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाल्लाह हम थोड़ा कंट्रोल अकाउंट्स को रैप अप करेंगे, 1-2 चीजें छोटी मोटी बताने वाली। ठीक है, एक और हमने क्वेश्चन देखना था वो हम देख लेंगे। मैंने अच्छा ग्रुप पे सारे मौजूद है ना, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जो लोग हो सकता है कुछ लोगों ने हमें रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया, और अगर आप लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो प्लीज 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 मेक श्योर कि मैम निगत, जो मिस निगत है उनको आप अपना नंबर बोलो कि हमें मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर ले। कोई भी अनाउंसमेंट होती, कोई भी मसला होता तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उस पर मैं ये बात बता चुकी हूँ कि आपने I-17 अभी अटेम्प्ट नहीं करना, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कॉन्सेप्ट शामिल है। ठीक है, 12 और 13 वाला नहीं, वहां से चले, ठीक है मैं चेक कर लेती हूँ, मैं बोल देती हूँ अपलोड कर दे। ठीक है, चलें, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। उस्मान, बच्चे क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया? अच्छा हाँ जुलेखा, आपका सवाल, असाइनमेंट नहीं आज के दिन रहने दो, कल दूंगी, फिर आज के दिन रहने दो, कल मैं एक काम करती हूँ, मैंने आप लोगों को शायद पहले बोला हुआ है ना कि मैं आप लोगों को कुछ 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको एडिशनल दूंगी, तो वो मैं अपलोड कर दूंगी LMS पे आज अभी। ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगी LMS की लिंक पे सॉल्यूशंस के साथ। वो 4 क्वेश्चंस हैं कंट्रोल अकाउंट्स के, वो आपने अटेम्प्ट बल्कि अभी ना करें क्योंकि एक मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है ना, उसके बाद उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं रहने दें, आज का कोई असाइनमेंट नहीं है। तो लेखा आप अपना सवाल पूछो। वो जो मैंने पूछा था ना कि जब भी हम डिसऑनर करते हैं चेक जो डिसऑनर हो जाता है, उसमें जो एंट्री होती है ना कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो उसको उल्टा करते हैं ना। ठीक है, वो क्यों होता है आपने तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अलग क्यों होता है? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। चलो आप माइक ऑफ कर दो। ठीक है, माइक ऑफ कर दो उसको हम। अच्छा मोहसिन और उस्मान, अगर आप ये देखना चाहते हो तो रुक जाओ, और अगर आपको ये बात क्लियर है तो यू कैन लीव। सही है, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दूंगी क्योंकि एक पुराने कॉन्सेप्ट की डिस्कशन चल रही है। ठीक है,